आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए, बाकी देख लेते हैं कितने लोग ज्वाइन करेंगे। बाद में वो लोग आते हैं, इतना बार बताया हूँ टाइम पे आने के लिए, फिर भी वो लोग लेट से ही आएंगे। तो जितने भी लोग आए तब लोग स्टार्ट करें मीटिंग को। अब जी सर। किन्हीं को कोई डाउट वगैरह कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किन्हीं को भी कोई भी डाउट, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है किन्हीं को डाउट? हेलो, पहले आज का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट का थोड़ी बहुत एनालिसिस करवा दी। एनालिसिस? एनालिसिस तो हम लोग डेली हाँ। करते हैं ना, लास्ट में हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। ओके ओके ओके। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनालिसिस तो हम लोग लास्ट में कर ही लेंगे कि आज कैसा मार्केट चला और कल का हमारा क्या कुछ भी प्लान बन सकता है। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई भी डाउट नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग मीटिंग को। स्टार्ट करें? जी जी सर जी। हाँ। ठीक है, ओके। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अपना। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर, हो रहा है। ओके। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं, प्राइस एक्शन भी पढ़ चुके हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक्स चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारा टॉपिक हमारा हो चुका है क्लियर। और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में होंगे, आपको समझ में आना चाहिए। क्या कि टेक्निकल एनालिसिस अगर बोल रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ तो प्राइस एक्शन क्या होता है वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पूरा उसका कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो हम लोग आगे तो बढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टाइम बचा तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। बाकी अगर हम लोग ऑलरेडी हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस एक बार रिकॉल करेंगे, जो भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे, दिमाग में आ जाएगा वापस से, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बोलते ही आपके दिमाग में तीन चीज आता रहना चाहिए, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही होता है प्रीवियस चीज को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। तो पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ये क्या होता है ये चीज मैं आप लोगों को ग्राफ पे भी समझा दूंगा। मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड तीन तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक बार चार्ट खोल लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आज मैं नहीं भूला हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था रिकॉर्डिंग आज। क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो। रिकॉर्डिंग मैं कर ही नहीं पाता हूँ, इसलिए आज सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ। सब चीज़ भूल जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करना नहीं भूलना है अब। दिन में तो मैं चार्ट देखता ही नहीं हूँ यार, लैपटॉप में, फ़ोन में ही देखता हूँ। अभी देख रहा हूँ सुबह से चार्ट, क्या मार्केट कंडीशन है इसका। खैर इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है। क्या करता हूँ, एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और जब इस लाइन के पास गया तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आ गया। मतलब इस जगह से मार्केट नीचे आया है, इस लाइन से, इस लाइन को टकराया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से क्या होता है, प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आता है। अब जब एक बार प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ये बना है नहीं बना ये हम लोगों को अभी नहीं पता, बट मैं अभी बस ये देख रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं ये आज का दिन खत्म,
उसके बाद मंडे के दिन 9 तारीख को मार्केट स्टार्ट हुआ। अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि यार एक दिन मार्केट जब यहाँ पे आया था तो बहुत भयानक तरीके से नीचे की तरफ गिरा था। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आज के दिन भी प्राइस इस जगह पे आता है तो हो सकता है कि अगर इसका ब्रेकआउट नहीं देगा तो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। ये हमारा है पास्ट प्राइस, आज के हिसाब से ये हमारा है प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। और कल के हिसाब से होगा हमारा ये फ्यूचर प्राइस, या फिर इसके बाद जहां पे भी प्राइस अगर इसके पास आएगा तो ये हमारा होगा फ्यूचर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। अभी क्या हो रहा है कि एक बार मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, दूसरा बार क्या, दूसरा बार भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे चार्ट ये खत्म। उसके बाद फिर तीसरा दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे 9:15 में स्टार्ट हुआ, फिर इसी लाइन के अपन खुला, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करना। ये हमारा पास्ट था, ये हमारा प्रेजेंट है, और आने वाला ये हमारा फ्यूचर होगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट मिलके इसके पास आएगा तो हो सकता है कि वापस से इसको रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस मिलके नीचे की तरफ आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइस अगर एक रेजिस्टेंस के लाइन से 2 बार 3 बार, मिनिमम 3 बार से ज्यादा बार अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ चुका है ना, तो इसका मतलब होता है कि अब ये रेजिस्टेंस थोड़ा वीक हो गया है, मतलब थोड़ा कमजोर हो गया। अब अगर मार्केट नीचे से इसके पास आता है तो ये आसानी से टूट सकता है। अगर मान लेते हैं एक बार टूटा, एक बार नीचे की तरफ आ गया, अभी अगर मार्केट इसके पास जाएगा तो ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये अभी स्ट्रॉन्ग है, नीचे आया, तीसरी बार में भी लगभग ये 60% स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब चौथी बार वापस से मार्केट इसके पास जाएगा ना, तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा वीक हो जाता है। अब ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि इसका ये ब्रेकआउट कर दे और ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि चला ही जाएगा, चौथी बार भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। बट ये चीज दिमाग में समझने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर एक ही बार से मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाता है तो ये चौथी बार अगर जाता है तो हो सकता है उसका ब्रेकआउट मिल जाए। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। अनुष्का पाठक 10 मिनट लेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जैसे सपोर्ट का बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे की तरफ आया। जब एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस गया है ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता है कि वापस से यहाँ पे, आप देखो जो चीज मैं अभी आप लोगों को समझाया वो कैसे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए एक बार क्या हुआ, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, दूसरी बार में इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तीसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, चौथी बार में इसका ब्रेकडाउन हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका था, एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका था, चौथी बार में इसका ब्रेकडाउन हो गया। उससे पहले भी एक बार ब्रेकडाउन दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कितने बार इसको टेस्ट कर चुका है मार्केट। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में जब उसके पास आया ब्रेकडाउन दे दिया। नरेश चौधरी आज भी आप लेट, 10 मिनट में कितनी बार मैसेज करके बताया हूँ गाइस, 8 बजे रेडी रहना सब लोग। सॉरी ऐसे क्या होता है ना कि आपका दोनों स्टार्ट, क्या बोल रहे हो? दुकान पे बिजी होता ना, इसलिए दोनों जगह लेट हो जाता है, ऐसा है। अच्छा ओके, नो इशू। ऐसा क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है आपका, तो फिर आप लोगों को आगे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग टाइम पे आया करो। खैर कोई बात कैंसिल नहीं नहीं, होगा। ओके नो इशू। तो वही चीज मैं समझा रहा था कि कैसे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो चौथी बार में ये क्या हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया, तो चौथी बार में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। वही चीज होता है रेजिस्टेंस के साथ, अगर रेजिस्टेंस भी 2 बार 3 बार रीटेस्ट हो जाता है तो चौथी बार में हो सकता है कि वो सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, सपोर्ट एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ट्रेंड आप लोगों को पता ही है, अप ट्रेंड होता है पहला ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक तरीके से साइडवेज हो गया। साइडवेज कैसे हो गया, अगर मैं यहाँ पे अगर रेक्टेंगल बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आ रहा था, तो ये एक तरीके से इस रेक्टेंगल में फंस चुका है, तो एक को बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। और डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। ये तो स्ट्रेट मूव है, इसको हम लोग ट्रेंड तो कंसिडर नहीं करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना है, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ट्रेंड हमेशा एक दिन के टाइम फ्रेम पे चेक किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखेंगे कैंडल्स की बिहेवियर क्या है, तो हम लोगों को समझ में आया कि मार्केट का आखिर ट्रेंड क्या है। अभी देखोगे ध्यान से तो मार्केट किस ट्रेंड में, कोई बता सकता है?
मार्केट किस ट्रेंड में है, कोई बता सकता है डाउन अभी? ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में है सर। बिल्कुल, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में हाई लो है। हाई लो बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या आ रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी लगभग ये 6 दिन से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। इससे पहले देखिएगा तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। ये कहाँ पे अप ट्रेंड था, ये जब इसका प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, जैसे कि ये इसका पहले लो था, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदल गया। तो ट्रेंड हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रेड करना है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वापस से हम लोग क्या करते हैं, उसी चार्ट में आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड समझ में आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है, नीचे जो होता है वो हमारा सपोर्ट होता है, ऊपर जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, प्राइस अगर ब्रेकआउट देके इसके ऊपर चला जाता है तो ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया और जब वापस नीचे आया तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। और जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो ये हमारा क्या था, पहले सपोर्ट था, अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, नीचे की तरफ आया, तो अब जब इसके नीचे आएगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलकर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर वापस से ऊपर गया, इसी रेजिस्टेंस के पास इसको रेजिस्टेंस मिला और वापस से नीचे की तरफ आ रहा था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से बदल जाता है अपने आप में। आई होप आपका टेक्निकल एनालिसिस का ये तीनों पार्ट क्लियर हो चुका होगा। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। आई होप आपको ये भी चीज ध्यान में होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, फॉल्स ब्रेकडाउन है। फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे है, क्योंकि इसका जो मैं आप लोगों को रूल्स बताया था, रूल्स के अकॉर्डिंग ये रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। नीचे यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये रूल आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है, तभी आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकडाउन तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसके बाद का कैंडल इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के बाद का जो कैंडल बनता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इसके साथ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं देगा हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बाद तीसरा कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ठीक बाद वो कैंडल नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अगर वही ग्रीन में बन गया उसके बाद मार्केट नीचे भी आ जाता है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ गया है। कभी भी ऊपर जा सकता है, वो वन साइडेड मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ। आज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था, ग्रुप में मैं आप लोगों को भेजा भी था, शायद व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कैसे फॉल्स नीचे का तरफ ब्रेकडाउन दिया था और मार्केट वापस से फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया था। आज 11 तारीख है ना, यही है। आज ये फॉल्स कैसे ब्रेकडाउन दिया, देखो यहाँ कितना 9:20, ये कौन सा कैंडल है, 9:15। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, पहला एकदम स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। अब लोगों को लगा क्या यार, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके गया है, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके गया, अब मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ जाएगा। सारा लोग यहाँ पे क्या किया होंगे, ट्रेड लिया होंगे पुट का। इसके बाद का कैंडल छोटा बना, ये भी क्या बना, एक तरीके से छोटा कैंडल बना, इसके नीचे सब लोगों को और ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। उसके बाद देखिए इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है कि जितने लोगों का एसएल था सारा एसएल हिट, और एसएल हिट ऐसा होगा कि आप लोग पोजीशन को रोक भी नहीं पाओगे। ये सोचोगे थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा इतना स्पीड में ऊपर जाता है ये कैंडल कि आपका पोजीशन तो ऐसे तो मतलब समझो कि तलवार कैसे जाता है, डायरेक्ट खत्म कर देता है इंसान को, वैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, डायरेक्ट एसएल हिट करेगा आपका। मतलब एक कैंडल 5 मिनट का है, 2.5 मिनट के अंदर में आपका एसएल हिट हो गया, आप 2.5 मिनट में क्या कर लोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉल्स ब्रेकडाउन से बचना है। यहाँ पे ट्रेड लोगे फंसोगे। अगर आप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया तो जरूरी है कि ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर गया मैटर नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं सोचना है कि अगर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया है तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, साइडवेज भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गया, यहाँ जिसका असर हिट, यहाँ पे भी जिसका असर होगा सारा असर हिट। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे वो आशा में होंगे कि यार मार्केट इस लाइन के पास आएगा ना तो बेच देंगे। भाई मार्केट पूरे दिन अप ट्रेंड में रहा है, नीचे आया ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा है, देख सकते हैं आप लोग कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इस लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप होल्ड भी करोगे पोजीशन को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी कर लोगे और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा तो आपका छोटा लॉस होगा। लेकिन अगर आप वेट करोगे कि मार्केट नीचे आएगा, भाई मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट आपका पूरा पैसा लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। दिक्कत तो बहुत सारी होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, चार्ट वापस लगाइए ना ऊपर, फालतू ब्रेकआउट वाला। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो रेड कैंडल में ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ग्रीन कैंडल है,
हाँ जो कि अपना ब्रेकआउट को फुलफिल नहीं करता कंडीशन को, लेकिन हाँ इसके बाद तीसरी कैंडल अगर रेड बनती है और क्लोजिंग दे देती है सर, तो फिर हाँ, क्या करना चाहिए? नहीं वहां पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, वही चीज मैं आपको समझाया ना अभी, कि अगर मान लेते हैं कि ये ब्रेकडाउन कैंडल है, ब्रेकडाउन के ठीक बाद का ही कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग। ये सेकेंड सेकेंड मतलब सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग दूसरी। कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल या फिर ब्रेकडाउन कैंडल। तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा ठीक है। है। इस सेकेंड कैंडल मतलब इसके ठीक बाद जो कैंडल है उसी कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि ऊपर जाके ठीक है सर। क्लोजिंग दिया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ओके, जी सर। समझ में आ गया? ओके। और कोई डाउट किन्हीं को? आगे। किन्हीं को और कोई डाउट? ऐसा भी हो सकता है वो रिटेस्ट करने के लिए गया और रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाएगा। ये कैंडल रिटेस्ट तब करेगा ना जब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन का रूल फुलफिल होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन ही तो फॉल्स दिया ना, तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री ही नहीं करेंगे ना नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद का कैंडल भी अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है रेड में ही, तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। और उसके बाद का कैंडल रिटेस्ट करने जाता है ऊपर, तो फिर हो सकता है हम वापस से एंट्री कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद का कैंडल इसके नीचे ओके। क्लोजिंग देना चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल से इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और उसके बाद देखो ध्यान से, उसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोजिंग दिया, ये यहाँ पे ओपन हुआ था, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया। आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, यानी तो थोड़ा वेट कर लो। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्या किया, वापस से इस पोजीशन पे आया, इस लाइन के आसपास। तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, आपका एंट्री यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। तो ये क्या हुआ, ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है, रीटेस्ट है, देन मार्केट नीचे की तरफ आया। बट वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, मार्केट नीचे आया, बट इसके बाद का कैंडल ग्रीन बना दिया, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाएंगे, जो लोग है उसका एसएल हिट होगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया आपको ये चीज? मेरा आज हिट हो गया ऐसा, क्या चीज? ठीक इसी ऊपर ऐसा हिट हो गया बैंक निफ्टी में। हाँ, आपका एसएल हिट हो गया, फर्स्ट कैंडल। हाँ हाँ, आपने उसके ट्रेड बाद लिया मैं था? निफ्टी से बिजनेस करके हाँ एंटर कर लिया था। अच्छा, आपको एसएल मैंने, हिट होने के पहले मैंने 30 पॉइंट से निकल गए। ठीक है कोई बात नहीं है, तो एसएल हिट ज्यादा हुआ, पॉइंट बहुत अच्छी तो बात है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आप ये चीज को सीखना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि आज आप जो गलती किया हो वो कल दोबारा नहीं होना चाहिए आपका गलती, क्योंकि सेम गलती को दोहराना बहुत गलत एग्जैक्टली बात है, ठीक है? राइट। ओके, ठीक। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन आप लोगों को पता ही होगा, कैंडल स्टिक्स सब कुछ अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है? बेयरिश कैंडल जो होता है ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोजिंग देता है, इसको अपर शैडो बोलते हैं, इसको लोअर शैडो। ग्रीन कैंडल इसका ठीक अपोजिट, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, ये इसका लोअर शैडो, अपर शैडो। हैमर बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है, डाउन ट्रेंड में बनेगा हमेशा बॉटम पे, और बॉटम से मार्केट को फिर अप ट्रेंड में बदल देगा ऊपर की तरफ, इसको हैमर बोलते हैं। ये होता है हैंगिंग मैन, ठीक हैमर की तरह दिखता है, लेकिन ये बेयरिश कैंडल होता है और ग्राफ के टॉप पे बनता है। देन इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर ठीक हैमर की तरह होता है, बट इसमें बॉडी नीचे होता है और विक ऊपर होता है, और ये भी बुलिश कैंडल होता है। बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर, आप डेली टाइम पे रहते हो, बट आज आप लेट हो गए 20 मिनट। इन्वर्टेड हैमर को बिजनेस कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है? इन्वर्टेड हैमर को, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बनेगा, और इसके बाद का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे ये क्लोजिंग दिया ऊपर में, आप लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, ठीक है? और मार्केट वहां से मोमेंटम की तरह, मतलब ओके। मोमेंटम बोलते हैं फास्ट मोमेंटम, एक मोमेंटम आएगा 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 70 पॉइंट, जो भी मोमेंटम आपको मिलता है उसको आपको कैच करना है और पोजीशन को क्लोज कर देना है, क्योंकि इसमें आप टारगेट नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या होने वाला है। आप यहाँ पे मोमेंटम को ट्रेड करोगे, और बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मोमेंटम। आप जितना ज्यादा मोमेंटम को कैच करोगे, आप उतना अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि जो मोमेंटम आता है वहां पे क्या होता है ना कि मार्केट साइडवेज नहीं होता है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, आपका प्रीमियम बहुत स्पीड में बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बहुत स्पीड में बढ़ेगा। तो आप मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करो। ये भी आपको मैं आप लोगों को एक अच्छा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप सोचोगे, हमेशा कोशिश करो कि 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट कैच करने का।
400-500 पॉइंट के बारे में सोचना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए यार 400 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं 400 पॉइंट अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ। कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे डिटेल में समझाऊंगा उसके बारे में, आप वहां वेट कर सकते हो। बट इस जगह पे हैमर पे, इन्वर्टेड हैमर को अगर देख के ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपको जो मोमेंटम मिल रहा है बस उस मोमेंटम को ट्रेड करना है और कुछ नहीं करना। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे आप देखो कैसे है, रेड कलर का कैंडल, मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे। पहले मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, ध्यान से समझना है इस चीज को। मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट क्या है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे बना इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर रेड कलर का है तो अब लोग बोलेंगे ये तो बेरिश कैंडल होता है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल्स का कलर कुछ भी हो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन रेड कैंडल है, ये हैमर है, ये भी हैमर है, लेकिन हैमर के बाद का कैंडल क्या हुआ है, रेड बना दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर इसके बाद का जो कैंडल बना है इसके नीचे आ गया तो हम लोग यहाँ इस हैमर को भी कंसीडर नहीं करेंगे कि ये परफेक्ट हैमर बना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया। लेकिन ये जो क्लोजिंग दिया ये एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर की तरह शेप में बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन हम लोगों का एंट्री इस जगह पे बनेगा। तो हम लोगों का एंट्री किस जगह पे बनेगा, ये इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद जो ग्रीन कैंडल बना वो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हम लोगों का एंट्री ये होगा, ठीक है। और जब आप इस जगह पे एंट्री लोगे तो उसके बाद देखो 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया है, बट ये जो 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया ये कंटिन्यूसली गया, कितना पॉइंट गया है वो देखते हैं। आपका एंट्री इस लाइन पे बनेगा, मार्केट ऊपर गया 145 पॉइंट, मतलब ये होता है कि 145 पॉइंट आपको मात्र 3 कैंडल मतलब 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट में आप 145 पॉइंट अगर कैच कर पा रहे हो तो ये आपसे बेहतर ट्रेडर कोई होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करना है, इसके बाद का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना है। उसके बाद क्या होता है कि कैंडल्स अपने आप आपको दिखाने लगेगा कि मार्केट अब ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसको रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे डोजी बनना स्टार्ट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया, तो अपने पोजिशन को यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया जो भी ये पूछे थे ये क्वेश्चन, समझ में आया आपको, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, मैंने ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया ना अब, जी 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 ओके। तो इस तरीके से आप इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार होता है बेयरिश कैंडल, ये ठीक इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है। देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप पे क्या बनेगा, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल होता है, इन्वर्टेड हैमर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इन्वर्टेड हैमर का भाई बोल सकते हैं, जो कि शूटिंग स्टार होता है और बेयरिश कैंडल होता है, ग्राफ के हमेशा टॉप पे बनता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रेट 2 ही कैंडल का होता है, हैमर और शूटिंग स्टार। इसके बाद जो भी कैंडल होता है उसकी एक्यूरेसी रेट उतनी ज्यादा नहीं होती, इसकी 90 प्लस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा वर्क करता है शूटिंग स्टार। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ शूटिंग स्टार का, जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल मिल जाए मुझे। अब लोग यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, अब लोग कैसे यहाँ पे फंसते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लाइन के पास ये कैंडल जो बना है ये सबसे पहला शूटिंग स्टार कैंडल बना, ठीक है। तो इस शूटिंग स्टार पे इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब लोग क्या करेंगे कि इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, किस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है इस कैंडल पे लोग ट्रेड में एंट्री नहीं लिए होंगे, 100% ट्रेड में वो लोग एंट्री यहाँ पे नहीं किए होंगे, ठीक है। जो कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद का कैंडल जो ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है ये भी एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। लेकिन इस शूटिंग स्टार के बाद का जो कैंडल बना है वो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो अब लोग बोलेंगे कि यार मैं यहाँ पे, ये तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, मैं ट्रेड में एंट्री नहीं कर लूंगा, और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया उसके बाद ही मार्केट नीचे आया, क्यों। लोग ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है। भाई आप उससे पहले देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे शूटिंग स्टार ऑलरेडी बन चुका है, शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दे चुका है, आपका ट्रेड यहाँ पे बन चुका है। अगर आप ट्रेड में एंट्री नहीं किया तो आपकी गलती है। अगर आप इस रेड कैंडल के एंट्री लोगे और अपना अगर स्टॉप लॉस रखोगे ना इस कैंडल के हाई का, तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखो उसी लाइन को रीटेस्ट किया है। आपको एसएल हमेशा अगर इस लाइन का भी रखना है तो एसएल क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर रखना है, 40 10 या 12 पॉइंट ऊपर,
कि आपका एसएल डायरेक्ट एग्जैक्टली इसी पॉइंट का एसएल कोई नहीं रखता, थोड़ा सा ऊपर ही रखना। अब ऊपर हम लोगों को पता है मेन रेजिस्टेंस है, तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर अपना एसएल रखो। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री बना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया वापस से और नीचे की तरफ आया, और ये कैंडल एक्चुअली में एसएल लेने ही गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो जैसे कि देखिए कंटिन्यूसली ऊपर गया, शूटिंग इस तरह बना, इसके बाद नीचे कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, ये थोड़ा सा ऊपर जाके एसएल ही लिया है। जितना लोगों का भी एसएल मिला हुआ है, एसएल हिट कराया, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। अब ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे तो हैमर बना, हैमर के बाद वाला कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग क्या यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब ये जो कैंडल बना ये भी हैमर ही बना है, ठीक है। अब हैमर के बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया, बट आपको समझना ये चीज है कि ये हैमर बना है, ठीक है, लेकिन इसके बाद का नीचे कैंडल जो क्लोजिंग दिया है ये भी एग्जैक्टली में इन्वर्टेड हैमर ही बना है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बुलिश साइन में, क्योंकि ये बुलिश कैंडल होता है इन्वर्टेड हैमर, और हैमर भी बुलिश, मतलब ये दोनों बुलिश है, बट कलर कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। इसके बाद का कैंडल हम लोगों को ग्रीन मिल गया, यहाँ पे एंट्री मिलेगा, परफेक्ट 145 पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा 3 कैंडल में। यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। 145 पॉइंट मतलब आपके प्रीमियम का प्राइस भी तो 145 बढ़ेगा भाई। 100 रुपए का प्रीमियम अगर आप इन द मनी में खरीद रहे हो 100 या 200 पॉइंट का, 145 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो 145 पॉइंट नहीं तो 120 पॉइंट तो आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा आप लोगों को खुद ही पता है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? किन्हीं को भी कोई भी डाउट? नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती यार कि ग्रुप में आप लोग इतना डाउट पूछते हो। अब मैं ग्रुप में आप लोगों को मैसेज में समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं सेम चीज क्लास में पूछता हूँ तो आप लोग अपना डाउट ही नहीं पूछते हो। मतलब क्लास में आने के बाद आप लोगों का डाउट कैसे खत्म हो जाता है मुझको ये समझ में नहीं आ पाता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। ये चीज ग्रुप में किसी ने पूछा भी था, लेकिन मैं उनका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लास में पूछो ताकि सब लोगों को समझ में आए और मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली, एक लोगों को बोला था, किसी ने बोला था थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, उसके हिसाब से आपको समझ। आपका नाम? कुलविंदर सर। तो वो क्वेश्चन अभी आप पूछते हैं ना मेरे से। सर मैंने सोचा कि बाद में आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा वो वाले। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 3 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके प्रीमियम का प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ेगा। 3 चीज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि अभी जो हमारा मार्केट चल रहा है ये चल रहा है 42,190, तो 42,190 चल रहा है, तो 42,000 इससे नियरेस्ट क्या है 42,200, तो 42,200 स्ट्राइक प्राइस जो है 42,200, अगर आप ये बोलते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो 42,200 का सीई जब आप ये खरीदोगे तो इसको बोलते हैं एट द मनी, मतलब एग्जैक्टली जहां पे प्राइस चल रहा है आप उसी प्राइस का प्रीमियम खरीद रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी। 42,200 को एट द मनी बोलेंगे, और 42,100, 42,000, 41,900 इसके जितना नीचे जाएंगे ये हमारा होगा इन द मनी, ठीक है। और 42,200 के ऊपर 42,300, 42,400, 42,500, 42,600 ये सब हमारा होगा आउट ऑफ द मनी। और हमेशा मार्केट में एक चीज ध्यान रखना है कि 42,200 चल रहा है, तो 42,200 का स्ट्राइक प्राइस जो है, अब मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 42,200 का जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस 50 पॉइंट बढ़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एट द मनी का जो प्रीमियम है वो 50 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बैंक निफ्टी का मूवमेंट आया 100 पॉइंट का, लेकिन हमारे स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट बढ़ेगा सिर्फ 50 पॉइंट। ये हमारा होगा 42,200 का। 42,100 जो होगा, अब मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 42,100 मतलब इन द मनी है 100 पॉइंट का। अगर 100 पॉइंट का इन द मनी है तो अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे प्रीमियम का प्राइस कम से कम 70 से 75 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर 100 पॉइंट हम लोग और नीचे की तरफ चले जाते हैं, मतलब डायरेक्ट 42,000 पे चले जाते हैं, लेकिन मार्केट चल रहा है 42,200 पे, तो 200 पॉइंट का हमारा क्या हो गया, इन द मनी हो गया। अब अगर आप लोग 42,000 का प्रीमियम खरीद रहे हो, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके प्रीमियम का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट मूव करेगा, आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट मूव करेगा। लेकिन आप जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो आउट ऑफ द मनी, अब 42,200 चल रहा है, आप प्रीमियम खरीदो 42,300 का। अब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है ना, तो आपके प्रीमियम का प्राइस 25 से 30 पॉइंट बढ़ेगा। अब इसको एक इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, इसको ध्यान से समझना है कि जैसे कि मान लेते जो एट द मनी होता है वहां पे 50% का थीटा मान लो,
जैसे भी आप उसको बोल सकते हो, थीटा बोलो, डेल्टा बोलो, इसको मैं आपको डिटेल में आगे समझा दूंगा, तभी क्लियर होगा, ऐसे बताऊंगा तो क्लियर नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर एट द मनी है तो वहां पे मान सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट जा रहा है तो इसका 50% मूवमेंट देगा स्ट्राइक प्राइस का, तो 50 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आउट ऑफ द मनी जा रहा है तो 0.25% बढ़ेगा, मतलब अगर 100 पॉइंट जा रहा है तो ये 25 पॉइंट का प्रीमियम आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा। और अगर इन द मनी जा रहा है, ये अगर 100 पॉइंट दे रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100% होगा, मतलब 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। इसी को बोलते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। अब अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट ये चल रहा है, जहां पे आपका एंट्री बन रहा है वो चल रहा है 42,097, तो इसके नियरेस्ट 42,100 जो हमारा होगा वो क्या होगा, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। इसको अगर आप बोलोगे तो मैं एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे आप तीन प्रीमियम होगा, 42,100, 42,000 और 42,000 से 42,000 कितना है, 97, तो 42,100 वो हमारा होगा एट द मनी, और 42,000 जो होगा वो हमारा होगा क्या, इन द मनी, और 42,200 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा होगा आउट ऑफ द मनी। अगर आप इस तीनों स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा, उसकी प्राइस के मूवमेंट को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 42,300 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, अगर यहाँ से 145 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका जो प्रीमियम का प्राइस होगा, अगर यहाँ से मार्केट 145 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं 150 पॉइंट, तो आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका मात्र बढ़ेगा कितना, 25%, मतलब अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 25 पॉइंट। और अगर इन द मनी जा रहा है, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम खरीद लोगे किसका, 42,100 चल रहा है तो 42,000 का प्रीमियम खरीदोगे और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी लगभग 80-85 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो एट द मनी या फिर इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीदो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हो वहां पे आपको क्या हो सकता है, उसका वैल्यू उतना स्पीड में नहीं बढ़ेगा, तो आप लोगों को लॉस हो सकता है ज्यादा। इसको चीज को आप लोग क्या समझते हो कि लगता है कि यार अब इसमें प्राइस का डिफरेंस होता है, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि एट द मनी का प्राइस जो होगा वो अगर मान लेते हैं कि अगर 42,100 चला तो 42,100 की जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका प्राइस होगा 300 रुपया, 42,200 के जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका प्राइस होगा 250 रुपया, लेकिन इन द मनी 42,000 का जो प्रीमियम होगा उसका प्राइस होगा 400 रुपया। तो आप जितना इन द मनी जाओगे आपके प्रीमियम का प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम का प्राइस होगा उतना बढ़ता चला जाएगा। आप जितना आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीदोगे उतना सस्ता आपको मिलेगा। तो लोगों को लगता है यार ये तो सस्ता है, उसको मैं आसानी से खरीद लेता हूँ, लेकिन दोस्त आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जितना आउट ऑफ द मनी का खरीदोगे आपके प्रीमियम का प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग उतना कम बढ़ेगा और आपको उतना कम प्रॉफिट होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? इसमें जो अल्फा बीटा और इन जो होता है इसमें थीटा, उसमें मतलब हमको क्या चेक करना चाहिए कि वो प्राइस का हमको एग्जिट का पता लग जाए कि इतने पॉइंट पे हम एग्जिट कर देते हैं। देखिए आप जैसे मुझे थीटा को देखकर एग्जिट, मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे मुझे पता लग गया कि मार्केट में प्राइस 42,000 पे चल रहा है और ये 42,300 पे जा रहा है और मैंने 42,200 का मैंने कॉल का ले रखा है, तो मैं मतलब किस हिसाब से उस प्राइस को एडजस्टमेंट कर सकूं कि 42,300 पे जाने के बाद ये प्राइस इतना हो जाएगा। अच्छा आपको मैं अभी वही चीज समझाया ना कि अगर आप एट द मनी का प्राइस खरीद रहे हो और प्राइस 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके प्रीमियम में बस 50% का मूवमेंट आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो एट द मनी का जो प्राइस होगा उसका 50 पॉइंट बढ़ेगा, आउट ऑफ द मनी जो होगा उसका 25 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन इन द मनी जो होगा उसका 80-85 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर आप उसके 100 पॉइंट और इन द मनी लोगे तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। आप इस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। आप इसको उतना डीपली मत समझो क्योंकि ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। डेल्टा थीटा को देखकर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको बस स्ट्राइक प्राइस समझना है कि हमको इन द मनी लेना है, आउट द मनी लेना है या फिर एट द मनी लेना है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना। आप डेल्टा थीटा गामा आप इसका वैल्यू चेक करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप बहुत लफड़ा में फंस सकते हो। आपको बस समझने के लिए मैं आपको बताया इशू, छोटा सा इशू जैसे आ रहा था, मैंने ज्यादा कॉल में ज्यादा किया नहीं ट्रेड, तो उसमें ये आ रहा था कि जैसे टीपी लगाना चाह रहा था तो टीपी मेरे को ये तो अंदाजा था कि
इस प्राइस तक जाके और यहाँ पे रेसिस्टेंट है और यहाँ से बैक वापस आ सकता है, लेकिन मुझे उसका अमाउंट का पता नहीं लग रहा था कि कितना मैं अमाउंट का उसमें टीपी लगाऊंगा कि वो, क्योंकि वहाँ पे कॉल पुट में तो शायद अमाउंट ही लगाया जा सकता है, वहाँ पे कोई पॉइंट्स जो है जैसे 40,000 45,000 वो तो नहीं हाँ, लगाया वो जा आप सकता। नहीं लगा सकते हो, आपको तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर 100 पॉइंट जा रहा है तो 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट आएगा, 80 पॉइंट आएगा, 100 पॉइंट आएगा, 90 पॉइंट आएगा। यही चीज आपको मैं जी समझा रहा हूँ कि अगर आप एट द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हो और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपकी जो एट द मनी का प्रीमियम का प्राइस होगा ना वो 50 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर मान लेते हैं आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीदे हुआ, मतलब 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर का खरीदे हुआ, अगर मान लेते हैं 42,100 पे चल रहा है और 42,500 का प्रीमियम खरीद रखे हो, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस लगभग 20 से 25 या 30 पॉइंट बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। बट अगर मान लीजिए आप इन द मनी का प्रीमियम खरीदो, अगर 42,100 पे चल रहा है तो 42,000 या फिर 41,900 का अगर आप प्रीमियम खरीद रहे हो तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट ऊपर की जा रहा है। अगर आप इन द मनी का खरीदोगे, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप अपने प्रीमियम का प्राइस भी 100 पॉइंट के ज्यादा करके आप अपना टारगेट को अचीव कर सकते हो। टारगेट का आप जो भी लगाते हो टीपी लगा सकते हो, ठीक है। सर ऐसा भी कोई ऐप है क्या, जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था तो उसमें कुछ यानी एसएल और टीपी कहीं का लगा सकते? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी मेरी नज़र में। मैं एंजल वन से ट्रेड करता हूँ और एंजल वन पे ऐसा फीचर्स तो नहीं है, आप एक साथ में दोनों चीज़ नहीं लगा सकते हो, आपको एक चीज़ कैंसिल करना ही पड़ता है। बाकी जी जी जीरोधा जी का फीचर्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो उसके बारे में मुझे आइडिया है नहीं, एक बार आप चेक कर लेना। अप स्टॉक का भी मैं यूज़ किया हुआ, अप स्टॉक में भी ऐसा फीचर्स नहीं है। अप स्टॉक में भी आपको एक बार में या तो आप ऐसे लगा लो या फिर अपने टारगेट प्राइस लगा लो। जी सर जी जी तो ऐसा फीचर्स ठीक के है। लिए कौन सा ऐप है वो तो मुझको भी आइडिया नहीं है, बट जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ उसमें तो नहीं है। तो आप एक काम करना ना, आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक साथ में दोनों चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डायरेक्ट मेरा टारगेट अचीव हो, लेकिन आपको ऐसा लगाना जरूरी है। आपको टारगेट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ऐसा लगा दो, ठीक है, आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, उसके पास जाए, अपने एसएल को काटो और अपनी पोजीशन को क्लोज कर दो। आप इस तरीके से ट्रेड करो। जी सर यहाँ पे ऑर्डर खरीदो, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, बस यहाँ पे ऑर्डर खरीदो, एसएल लगा दो इसके नीचे का, और 100 पॉइंट देखो कि मार्केट 100 पॉइंट मोमेंट दिया, एसएल काटो, पोजीशन क्लोज। इस तरीके से ट्रेड करना है, जी सर ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको? यस सर। ओके। तो शूटिंग स्टार समझ में, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग भी समझ में आ गया होगा। मॉर्निंग स्टार पता ही है, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर कंटिन्यूएशन में आता है, 3 ब्लैक क्रोज इसका ठीक अपोजिट, ये भी कंटिन्यूएशन में आता है। लूजर टॉप लूजर बॉटम है, डोजी पता है जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज देता है। चार्ट पैटर्न क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जितने भी टॉप 10 चार्ट पैटर्न थे सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल लाइन। ये सारे का लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था स्विंग ट्रेडिंग, वो उसका वीडियो मैं आपको शायद यूट्यूब पे नहीं डाला हूँ, नहीं इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इंटरनेट ट्रेडिंग वाला जो कल का जो हमारा टॉपिक था उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ। तो ये सब भी आप अगर नहीं समझ पाए हो तो वापस से यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है इसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी पोजीशन आज खरीद रहे हो और आज ही बेच रहे हो, कल के लिए आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट हो लॉस हो मैटर नहीं करता है, आपको आज खरीदना और आज ही बेच देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करो जितना, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप 50,000 1 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 50,000 ही है तो आप वहां पे ट्रेड बस 5 से 6,000 या फिर हाईएस्ट 10,000 लगाकर कर सकते हो, अगर आपको शौक है तो। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग अभी करो ही मत। अभी आप इतना सीखो कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो ट्रेड में ले रहा हूँ उसमें मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी 10,000 का लॉस हो जाएगा 50,000 में, तो अमाउंट आपका डायरेक्ट 10,000 चला जाएगा, 40,000 हो जाएगा, फिर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ उतना ही अमाउंट से ट्रेड करना जितना आप, अगर आपको लॉस हो जाता है ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो मैं लगा रहा हूँ ये अगर लॉस हो जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर स्टॉक में करोगे तो वहां पे आपको लिक्विड शेयर चूज करना है जिसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि अगर जहां लोग ज्यादा नहीं होंगे तो वहां पे प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो वहां पे आपका पैसा वैसे ही चला जाएगा। अपने वॉच लिस्ट को रिसर्च करते रहना है, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज्यादा कोशिश करना है कि आपको जो ट्रेड मिलेगा वो भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ज्यादा कोशिश करना है कि आपको डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड सर्च करना है। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके हमेशा रखना है।
यही बताया था कि इंटरडे ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है। वैसे इंटरडे ट्रेडिंग का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है, आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। बट एग्जैक्टली अगर आपका कोई सेटअप नहीं है, आप सेटअप का इंतजार कर रहे हो, तो 10 बजे तक वेट कर लो, 1 घंटा में डेटा बन जाता है मार्केट में। उसके हिसाब से आप आज मार्केट अगर कोई पैटर्न, कोई ट्रायंगल पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक्स अगर आपको वैसा दिखा रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे तो शेयर्स वॉल्यूम उसका चेक कर लेना है, स्टॉक्स ऑफ द डे देख लेना है, उसका 1 हफ्ते का मूवमेंट चेक कर लेना है, उसी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या टर्म्स है, और कितने तरीके के फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, उसके बारे में हम लोग उसको आज डिटेल में समझने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक हमारा यही है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर टू डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट वेयर द ट्रेडर्स बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। आप एक चीज हमेशा समझना कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ये हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। ठीक है, मार्केट दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। तो हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं और उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, दो डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है जहां ट्रेडर्स किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं एक अंडरलाइंग एसेट के बीच में, जिसका प्राइस पहले से डिटरमाइन किया हुआ होता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपने मेरा YouTube पे वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। इसको मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से आप लोगों को। अभी फिर से मानते हैं कि एक अलमीरा है, ठीक है। अब अलमीरा खाली पड़ा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है, तो अलमीरा का कोई वैल्यू नहीं होगा। बट अगर पहले अलमीरा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो अलमीरा का वैल्यू कुछ नहीं होगा, और अलमीरा का जो चाबी होगा उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। उसको कहीं भी फेंक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अलमीरा में तो कुछ है ही नहीं यार, क्या मतलब है चाबी से ही। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर हम लोग 10 लाख रुपया रख दिया जाए और उस चाबी से अलमीरा को लॉक कर दिया जाए, तो अब इस चाबी जो है इसकी एक वैल्यू बन गई। क्या बन गई, 10 लाख रुपया। अब आप इस चाबी को ऐसे ही कहीं नहीं फेंक सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर वो हेरा जाएगा तो आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आपको लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये जो चाबी की वैल्यू आई है, क्यों आई, क्योंकि अलमीरा के अंदर पैसा लगा हुआ है और इस चाबी से ही वो खुलेगा। तो अब इस चाबी की जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। मतलब अलमीरा की अंडरलाइंग एसेट में जो हमारा चाबी है इसका प्राइस डिटरमाइन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपया रखा हुआ है। अब ये चाबी की वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपया हो गई। अगर अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं है तो चाबी की वैल्यू 0। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर 10 लाख रुपया रख दिया जाए, उस चाबी से उसको लॉक कर दिया जाए, तो हमारी चाबी की वैल्यू 10 लाख रुपया। ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि पैसा को रखा जाता है अलमीरा के अंदर, उसको लॉक किया जाता है और उस चाबी को सेकेंडरी मार्केट में फेंक दिया जाता है। अब सेकेंडरी मार्केट में उस चाबी का खरीद बिक्री होता है। अब बायर आएंगे, उसको खरीदेंगे। अब वो ये बोलेंगे कि यार 1 महीना के बाद क्या होगा ना, अलमीरा में जो 10 लाख रुपया रखा हुआ है उसका प्राइस वो 10 लाख से 12 लाख होने वाला है। और एक लड़का बोलेगा कि यार अलमीरा में जो 10 लाख रुपया रखा हुआ है ना, उसका प्राइस अगले 1 महीना में 10 लाख से घट के 9 लाख होने वाला है। अब इसी चीज को क्या करते हैं, अब इसी चाबी की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अब ये कौन करेगा, हम ट्रेडर लोग करेंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, किसी ने ग्रुप में एक चीज शेयर किया था, एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ था कि शेयर मार्केट ही एक ऐसा चीज है जहां एक चीज को एक इंसान खरीदता है और एक इंसान बेचता है, और दोनों ये सोचता है कि हम सही है। वही चाबी के साथ होता है। अब अलमीरा का प्राइस बढ़े, 1 महीना के बाद घटे बढ़े, वो मैटर नहीं करता। बट इस चाबी की वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें 1 लाख रुपया रखा हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो इस चाबी की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो चाबी की अभी जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, पैसा को रखा गया और उस चाबी को मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का वैल्यू बना दिया गया उसका कुछ, इसको किसी ने खरीदा होगा इस चाबी को, उसके बाद करके उसी चाबी को सेकेंडरी मार्केट में डाल दिया। अब ट्रेडर लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। अब प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आई होप आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ये चीज समझ में आ गया होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूचर रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू ट्रेड दैट मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ द स्पेसिफिक डेट। फ्यूचर एक तरीके से फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप लोग इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हो, उसमें हम लोग फ्यूचर में उसका फ्यूचर पोजीशन खरीद के छोड़ सकते हैं 1 महीना या फिर 1.5 महीना के बाद का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि 1 महीना के बाद का अगर खरीदते हो तो उस एक्सपायरी डेट के दिन आपको उस पोजीशन को क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसा ऑप्शन में भी होता है, बट यहाँ क्या होता है कि आपको 100% करना ही पड़ेगा।
वो एकदम मतलब श्योर है, आपको करना ही है किसी भी हाल में अपने पोजीशन को क्लोज। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप नहीं भी करोगे ना, फिर भी आपके पोजीशन को क्या करता है, ब्रोकर बेच देता है। वेयर एज ऑप्शंस गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं है आपके पास कि नहीं आपको करना ही है। बट अगर आप फ्यूचर में, इसको मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई, समझ में आ रहा है सब लोगों को जो भी चीज बताया अभी? ओके, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? फ्यूचर मैं आपको बस एग्जैक्टली अभी बस फ्यूचर समझा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं समझा रहा हूँ, फ्यूचर समझा रहा हूँ। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि फ्यूचर समझा रहा हूँ। फ्यूचर क्या होता है, मान लेते हैं कि एक दुकान वाला है, ठीक है, और एक मान लेते हैं कोई लड़का है, राम है और एक श्याम है। अब राम को ये लगता है, अब राम को आईफोन लेना है, आईफोन लेना है या फिर कुछ भी सामान खरीदना है, या मान लेते हैं लैपटॉप खरीदना है राम को। अब उसके पास पैसा है कितना, 5,000 रुपया, लेकिन लैपटॉप का दाम है 30,000 रुपया। अब वो क्या किया, दुकान में गया। अब दुकान वाले को पता है कि इस लैपटॉप का प्राइस अगले महीने कम होने वाला है, लेकिन राम को ऐसा लगता है कि यार अभी जिस लैपटॉप का प्राइस 30,000 रुपया है ना, वो अगले महीने 40,000 रुपया हो जाएगा, और मेरे पास अभी 30,000 रुपया है नहीं, मेरे पास अभी बस 5,000 रुपया है, लेकिन अगले महीने मेरे पास 30,000 रुपया आ जाएगा तो मैं खरीद सकता हूँ लैपटॉप को। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि अगले महीने 40,000 हो जाएगा, तो वो अगले महीने तो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 30,000 रुपया आने वाला है। तो वो दुकान वाले के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि देखो भाई, मेरे पास 5,000 रुपया है, ठीक है, मैं आपको अभी 5,000 रुपया क्या कर रहा हूँ, एज ए प्रीमियम पे कर दे रहा हूँ, और हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आज से 1 महीना के बाद इस डेट को मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपको बस 25,000 रुपया पे करूंगा और आपसे ये लैपटॉप लेके जाऊंगा। अब उस डेट में लैपटॉप का प्राइस कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। अब भले वो 25,000 से 30,000 से बढ़ के 50,000 हो जाए, या 30,000 से घट के 20,000 पे आ जाए, 10,000 पे आ जाए, मैं आपको पैसा जो पे करूंगा वो 25,000 ही पे करूंगा, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से लैपटॉप का प्राइस क्या है, 30,000 रुपया है। तो दुकान बोलेगा यार अगले महीने तो इसका लैपटॉप का प्राइस घटने वाला है 10,000 रुपया, ये अभी 30,000 का, अगले महीने ये 20,000 आने वाला है। अगर अभी ये मैं एग्रीमेंट बना लेता हूँ तो अगले महीने मार्केट का प्राइस रहेगा 20,000, लेकिन ये मुझे 25,000 पे करेगा, 5,000 अभी पे कर रहा है, तो मेरे को एक्स्ट्रा 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो वो तो बहुत खुशी खुशी एग्रीमेंट बनाएगा, बोलेगा ठीक है बनाओ। 5,000 रुपया वो क्या किया, राम दुकान वाले को पे कर दिया, एग्रीमेंट बना गया। अब क्या हुआ, 1 महीने के बाद गया दुकान वाले के पास, अब ये देखता है कि लैपटॉप का प्राइस 30,000 से घट के ना बढ़ गया 40,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे राम बहुत खुश। अब राम क्या बोलेगा कि यार मेरा लैपटॉप दे दो, 25,000 रुपया पे करेगा, 5,000 रुपया ऑलरेडी पे कर चुका था, 30,000 में वो लैपटॉप खरीद लिया। लेकिन अब दुकान वाले को भी वहां पे देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई आपने एग्रीमेंट पहले से बना रखा है उसके साथ। अब मार्केट का प्राइस 40,000 रुपया है, राम को पहले से पता था अंदर की खबर कि यार इसका प्राइस जो है ना 10,000 रुपया बढ़ने वाला है, इसलिए मैं अभी एग्रीमेंट बना लेता हूँ। एग्रीमेंट बना लिया। अब दुकान वाला भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, दुकान वाले को ऐसा लगता था कि इसका प्राइस घटने वाला है, बट ऐसा कंपनी वालों ने किया नहीं, उसका प्राइस और बढ़ा दिया। तो बस उसको बस वहां पे क्या हुआ कि 30,000 में उसको लैपटॉप देना पड़ेगा, और दुकान वाले को यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको 100% ऑब्लिगेशन है कि भाई अब आप पीछे नहीं हट सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन में क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि दुकान वाला पीछे नहीं हट सकता है कि नहीं अब मैं तुमको नहीं दूंगा, तुमको 40,000 ही पे करना पड़ेगा। उसको पे, क्योंकि वो एग्रीमेंट बना चुका है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो वो वहां पे करेगा, उसको लैपटॉप देगा 30,000 रुपया में। और अगर यहाँ पे क्या होता कि अगर मान लेते हैं कि वो क्या किया है, 5,000 रुपया पे कर दिया, 5,000 रुपया पे करने के बाद वहां पे उसका प्राइस क्या हो गया, घट के हो गया 20,000 रुपया। अब वो क्या करेगा, उसको 25,000 रुपया पे करेगा, नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है मेरा 5,000 रुपया चला गया, 5,000 रुपया क्या करेगा, छोड़ देगा, और वापस से कहीं जाएगा 20,000 में लैपटॉप खरीद लेगा। उसको यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 रुपये का, 5,000 रुपये का ही सिर्फ लॉस हुआ, लेकिन दुकान वाले को 10,000 रुपये का लॉस हुआ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया सब लोगों को, या एक बार और समझा दूं? समझ में आया सब लोगों को? जी सर। सबको आ गया ना? जी 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 जी। ठीक है, ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स टर्म्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज किए जाते हैं उसको बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, इज अ प्राइस एट विच ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑनर एग्री टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं, मान लेते हैं कि मार्केट अभी 42,190 पे चल रहा है, तो 42,200, 42,300, 42,400, 42,500, ये जो हमारा होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस।
ठीक है, 41,100, 41,000, 42,000, 42,900, ये जितना भी है ना, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस का आप अपने पोजीशन को खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। दूसरा लिखा हुआ प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज अ करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शंस बायर टू द ऑप्शन सेलर। प्रीमियम का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 42,100 चल रहा है, तो 42,100 के स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो अलग होगा, 42,200 के प्रीमियम का प्राइस अलग होगा, स्ट्राइक प्राइस का अलग होगा, जो उसका प्रीमियम होगा उसका प्राइस अलग होगा, 42,300 का अलग होगा। ये चीज तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा दिया है कि आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना प्राइस कम होता चला जाएगा, जितना नीचे जाओगे उतना प्राइस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो 42,200 उसका प्राइस कुछ और होगा, 42,100 उसका प्राइस कुछ और होगा, 42,100 या फिर 42,000 को ही मान लेते हैं, उसका प्राइस कुछ और होगा। ये चीज आप जाके लैपटॉप अपने फोन पे ऐप पे चेक कर सकते हो। अभी आपको समझ में आया कि सबका प्राइस अलग अलग होता है। वो जो प्राइस होता है जो हम लोग पे करते हैं उसको खरीदने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, जो हम लोग पे करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी होता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो आपका जो जो डेट के दिन है उस दिन वो जीरो हो जाएगा। जीरो भी वही होगा जो मार्केट से थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, जो इन द मनी या फिर एट द मनी का लगभग है वो जीरो नहीं होता है, वो लगभग मार्केट के हिसाब से रहता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो प्रीमियम वो स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे अगर देखोगे तो वो आपका पोजीशन वॉच लिस्ट से अपने आप हट जाता है, वो रहेगा ही नहीं। मान लेते हैं कि अभी जो हमारा नियरेस्ट थर्सडे है, आज कितना तारीख है देखते हैं, 11 तारीख है, आज कौन है? वेडनेसडे, कल है थर्सडे, तो कल क्या है? एक्सपायरी है। अब जो भी आप लोग आज पोजीशन खरीदोगे वो 12 तारीख वाला खरीदोगे। मतलब क्या होता है कि 12 तारीख लास्ट डेट होता है, 12 तारीख के 3:30 बजे वो जो प्राइस होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका थीटा का वैल्यू कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? टाइम का वैल्यू खत्म हो जाता है, थीटा के साथ साथ टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाता है। टाइम वैल्यू क्योंकि मार्केट में तब टाइम बचा ही नहीं, आपके प्रीमियम का खत्म, 12 तारीख का ही डेट था, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उससे पहले आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दो, नहीं तो वो ब्रोकर अपने आप बेच देगा। तो वहां पे क्या होता है कि वो उसका एक्सपायरी डेट होता है वो खत्म हो जाता है। सारे जितने भी आप स्ट्राइक प्राइस जितने भी ऑप्शंस खरीदोगे सबका एक डेट होता है, एक्सपायरी डेट, जिस दिन वो एक्सपायर कर जाता है। यहाँ पे लिखा इट इज अ फिक्स डेट बाय विच द ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अदरवाइज इट विल बी एक्सपायर्ड। लिखा हुआ अपने आप वो एक्सपायर कर जाएगा अगर आप नहीं बेचोगे तो। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन दो तरीके का होता है, पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? वी विल बाय कॉल ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो अप। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मान लेते हैं 42,200 पे, अब आपको ऐसा लगता है कि यार 42,200 जो है 200 से जो है ना प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा 42,300 42,400, तो आप यहाँ पे 42,300 42,400 का कॉल ऑप्शन खरीदोगे, मतलब 42,400 सीई खरीदोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 42,190 पे चल रहा है ना, तो 42,000 नीचे की तरफ आएगा मार्केट यहाँ से, तो अब यहाँ पे 42,100 या फिर 42,000 का पुट ऑप्शन खरीदोगे, पीई उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो पुट ऑप्शन का मतलब क्या? वी विल बाय पुट ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो डाउन। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदोगे, जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि सिंपल कॉन्सेप्ट था फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, आप अपनी पोजीशन को बेचो नहीं बेचो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए आप उसको वैसा ही छोड़ दो, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में जो दुकान वाला मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता, वहां पे क्या ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको वो चीज करना है, क्योंकि आपके क्या हुआ बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है, आप उस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते हो। और ये सारे चीज पे नजर कौन रखेगा? जल्दी से इसका जवाब देना, ये सारी चीज पे नजर कौन रखेगा? बायर सेलर के बीच में एग्रीमेंट सही बन रहा है नहीं बन रहा है, बायर सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे चीज पे नजर कौन रखता है? किसको पता है? किन्हीं को पता है? नहीं पता है तो बता दो, मैं बता दूंगा, ऐसे चुप रहने से काम नहीं तो चलने नहीं वाला पता है। है अभी। नहीं पता है आपको? रेगुलेटर नहीं। सेबी। सेबी। सेबी, परफेक्ट, सेबी रखता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी क्या करता है? बायर और सेलर के बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है, ब्रोकर जो जिस ऐप से आप ट्रेडिंग करते हो वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाए हो, अगर अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हो तो वो पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये सारे चीज पे नजर रखता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिक टर्म जो मैं आप लोगों को समझा दिया, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, ऑप्शंस कितने तरीके का होता है ये भी समझा गया। बचा है अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी हम लोगों का कितना टॉपिक बच चुका है एक बार उसको हम लोग देखते हैं।
उसके बाद हम लोग डाउट सेशन करेंगे और कल का प्लान करेंगे। अभी हम लोग क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग समझ गए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कल हम लोग पढ़ेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक काम करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कल हम लोगों का डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट और हार्मोनिक ट्रेडिंग फिर स्टार्ट करेंगे, हार्मोनिक पैटर्न के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं जब हार्मोनिक सिखा दूंगा ना तो आप बोलोगे यार क्या सिखा दिया आप। पानी पीने दो थोड़ा। जब मैं आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग सिखा दूंगा तो आप बोलोगे यार आप सिखा क्या दिए, क्योंकि यार मैं दो तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, प्राइस एक्शन प्लस मैं हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके। अभी आप लोगों को कैसे ट्रेड करने बता रहा था, सिंपल प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न को यूज करके इस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप अगर आप इस तरीके से भी ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ये आपका पहला चीज है। लेकिन अगर इसके साथ आप हार्मोनिक पैटर्न को भी यूज कर लोगे ना तो यार गारंटी के साथ देता हूँ आपसे अच्छा ट्रेडर कोई होगा नहीं। लेकिन हार्मोनिक ट्रेडिंग आपको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आपको अगर समझ में आ गया वो तो फिर आप बोलोगे कि यार मतलब आप एक बार सीखो उसके बाद समझ में आएगा आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग। किन्हीं को हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में पता है एनीथिंग, कुछ भी कोई भी लोग जानते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में, हार्मोनिक पैटर्न्स का नाम वगैरह एनीथिंग कुछ भी जानते यस हैं? सर, फिबोनाची से होता है, इसके रेशो भी अलग अलग पैटर्न के अलग अलग रेशो सर रहते हैं सर। मैंने बैट पैटर्न यूज किया है कई बार फॉरेक्स में, बैट पैटर्न। अच्छा तो मतलब वो काफी टाइम अच्छा वर्क करता है। और बाकी आपकी जो सिखाओगे उसमें पता लगेगा कि क्या मैंने जितना वीडियो वगैरह कर देखी थी तो उसमें यही चीज यूज की थी। अच्छा ठीक है, तो उसका मेरे पास जो है ना सारा नोट्स वगैरह है, एक बार मैं आपको सिखाऊंगा उसका, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे आके उसको यूज किया जाता है। हार्मोनिक पैटर्न वो पूरा फिबोनाची पे बेस्ड होता है, फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होता है, आपको सर डिटेल ये में समझाऊंगा। पैराबोलिक मूव क्या होता है सर? पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। मैं आपको बताया होगा कि पैराबोलिक का मूव जो होता है वो एक तरीके से, जैसे कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक कैंडल। क्यों? क्योंकि आप देखो ये कितने पॉइंट का कैंडल है, ये लगभग लगभग 300 प्लस पॉइंट का कैंडल है और एक ही कैंडल है। अब इतने बड़े कैंडल से पैराबोलिक का मतलब ये है कि यार एक ही कैंडल 350 का मूवमेंट दे दिया। अब अगर ये किसी भी सपोर्ट का या फिर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, भले इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर नीचे क्लोजिंग क्यों ना दे दे फिर भी। क्योंकि यार 350 पॉइंट का कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे मानते हैं कि एक एग्जांपल है 350 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया, तो ये जो हमारा नीचे है ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस का भी ये ब्रेकआउट दे दिया, अब अगर इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग में दे देता ना फिर भी हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यार ऑलरेडी ये 350 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दिया और यहाँ पे जितने भी लोग पोजीशन खरीदे होंगे कॉल ऑप्शन का, उनको तो 400 पॉइंट का मूवमेंट एक ही कैंडल में मिल गया। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जी और वो किसी वक्त भी अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जैसे ही वो अपने पोजीशन जी को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो जी 350 पॉइंट का कैंडल बना है इसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक कैंडल या फिर पैराबोलिक मूव बोल सकते हैं आप इसको, इसको बोलेंगे पैराबोलिक मूव। लेकिन आप यहाँ पे देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, नौ कैंडल, 10 कैंडल, 10 बचे 50, 50 मिनट में ये इतना सा गैप जो ये दोनों लाइन के बीच में दिख रहा है इसको फुलफिल किया है। लेकिन यहाँ पे देखो तो 5 मिनट के अंदर में उससे ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब आपको मैं सिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कितना है 223 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट में मार्केट 233 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो इसको हम लोग पैराबोलिक मूव कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यार 5 मिनट के कैंडल में मार्केट ने 350 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे पैराबोलिक कैंडल, पैराबोलिक मूव। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे अगर ये किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे, किसी भी सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रेड कैंडल में, तो भी इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक कैंडल, पैराबोलिक मूव। आई होप आपको ये चीज समझ जी में आ सर। गया होगा, समझ में आया आपको? हाँ जी बिल्कुल। बढ़िया। थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आखिर आता क्या क्या चीज है और आप लोगों को काम किस किस चीज पे करना है। सबसे पहला है नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट। फोमो का मतलब बता चुका हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ आने वाला वो मेरे से छूट जाएगा, तो इसका जो आपके अंदर डर है ना, फियर जो है ना, उसको हटाना है। क्यों? क्या है, आज छूट जाएगा, कल मिलेगा, कल छूट जाएगा, परसों मिलेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। एक एक करके बात करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या समझेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है क्या, ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स टर्म है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो बता दूंगा, और सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है और आप उस किस तरीके से सोच सकते हो उसको मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं।
तो आप ये मत सोचना कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद से एक्सपीरियंस 50% मैं खुद से सीखा हूँ और 50% मैं बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चीज सीखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि उसमें क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और मैं इतने 4 साल से कर रहा हूँ तो मेरे को भी ये चीज रियलाइज हुआ कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो अभी मैं कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, जब हो जाऊंगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन अभी जितना चीज सीखा हूँ वही चीज मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। मतलब ये होता है कि आप जब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर जितनी तरीके की इमोशंस, जितनी तरीके की फीलिंग्स आती है ना, उसी को हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोल सकते हैं। अब अगर कोई इंसान एक ट्रेड लेता है ना, तो उसके अंदर लालच, डर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लालच और डर ये तो सबसे ज्यादा होता है। लालच इस चीज का होता है कि मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, और डर इस चीज का लगता है कि यार मेरे को कहीं लॉस ना हो जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, सम ऑफ दीज इमोशंस आर हेल्पफुल एंड शुड बी एम्ब्रेस्ड बाय अदर्स, लाइक फियर, सबसे पहले डर, दूसरा ग्रीड, नर्वसनेस एंड एंजाइटी शुड बी कंटेंट। ये सारे जितने भी इमोशंस है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आएंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड किया, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड इट्स टेक्स टाइम टू फुल्ली मास्टर। अगर आप ये चाहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आप ये चीज एक दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते यार, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम लगेगा इसमें। अपने आप को अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत टफ काम होता है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को साइड में रख के फिर ट्रेड कर रहे हो ना, तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैनेजिंग इमोशंस। सबसे पहले आपने इमोशंस को मैनेज करना है, जैसे कि फियर, डर, लालच, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सारे इमोशंस जो भी होते हैं सारे ट्रेडर फेस करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग फोमो, ट्रेडर नीड्स टू आइडेंटिफाई एंड सप्रेस फोमो एज सुन एज इट्स अराइजेज। अगर आपके अंदर फोमो आता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब जैसे कि मानते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, आप जल्दी से कैसे, मतलब जब तक ट्रेड नहीं लोगे ना आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक बार ट्रेड ले लोगे ऐसे लिफ्ट हो जाएगा, वाह बहुत बढ़िया, सुकून मिला। मतलब ये ट्रेडर के साथ होता ही है, अगर आपके साथ नहीं होता तो इसका मतलब आप ट्रेडर ही नहीं हो फिर। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके अंदर लालच नहीं आना चाहिए, फोमो नहीं आना चाहिए कि अगर मार्केट इसके नीचे भी चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा, इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा फिर ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, जो अभी कुलविंदर जी ने आपने पूछा था ना एक क्वेश्चन, उसका मैं अभी आपको एक रिप्लाई दे देता हूँ, यहीं पे देता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा था पैराबोलिक मूव क्या होता है और उस पर ट्रेड में लेने के लिए क्यों मना करता हूँ, उसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे आप देखो। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आया, इसको हम लोग कौन सा कैंडलस्टिक कंसीडर करेंगे, जल्दी से बताओ। इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग को अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो इसके बाद का कैंडल क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो क्या हम लोग इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करेंगे नीचे के लिए? नहीं सर। नो सर। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार इतना बड़ा मूवमेंट मात्र 2 कैंडल दे दिया, पैराबोलिक मूव है वो। ये पैराबोलिक मूव है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो कितना पॉइंट का, मात्र 2 कैंडल में मार्केट क्या हुआ, 350 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया। 5 मिनट 10 मिनट 2 कैंडल में इतना नीचे आ गया, तो यार 2 ही कैंडल में सारा मूवमेंट दे दिया, तो मैं नीचे का ट्रेड किस बेसिस पे लूं? अब जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक आएगा, कहीं पे भी प्रॉफिट बुक स्टार्ट आएगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो 2 कैंडल में नीचे आया, यहाँ पे जितने लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा या जितने भी लोग ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे रखे हुए होंगे पुट का, सबको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, सब अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया। इसलिए मैं आपको बताऊं कि पैराबोलिक मूव को कभी चूज नहीं करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फोमो को समझना है, ये चीज तो मैं आपको सबसे पहला ही दिन समझा दिया था क्या होता है, एक फोमो ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे आपको लालच एक्साइटमेंट आएगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा और आप खरीद लोगे, और जैसे ही खरीदोगे मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। अब जब इतना नीचे आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार डर लगना स्टार्ट, कि यार मार्केट इतना नीचे जा रहा है, इतना लॉस हो रहा है, बेच देते हैं, आप यहाँ पे बेच दोगे। फिर जैसे ही बेचना स्टार्ट करोगे मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लालच आएगा, फिर आप खरीदोगे, और ये साइकिल आपके लाइफ में चलता रहेगा जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक।
अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो भाई यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया, ये सोचने की कोशिश करो। यहाँ से मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि इससे पहले ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हो सकता है कि वापस से यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना है, ना कि यहाँ पे अपने पोजीशन को बेचना है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैं आप लोगों को सिखाई दिया हूँ ना, तो उस चीज को आप लोगों को फॉलो भी करना है, तभी आप फोमो ट्रेडर से बचोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। All traders make mistakes regardless of experience, understanding the logic behind these mistakes and don't repeat same mistake। ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेड में मिस्टेक करना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप मिस्टेक करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो ट्रेड लो, एसएल हिट हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एसएल को मेंटेन करके चलना है, और ये हमेशा कोशिश करना है कि यार मैं कितना लॉस करूंगा वो पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए। आप मिस्टेक करो, नोट डाउन करो, समझो क्या मिस्टेक हुआ, उसको लॉजिक को समझो और उसको नोट डाउन कर लो, और दोबारा उस गलती को कभी करना नहीं करना है, कभी नहीं करना है। और दूसरी चीज, लालच को हमेशा कम करना है, लालच कभी नहीं करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि यार मैं 10,000 लगा के 50,000 कमा लूंगा। अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो आप हमेशा ये सोचो कि अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 500 से 800 से एटलीस्ट 1,000 कमाओ। क्योंकि यार ये जो आप, जब आपका ये दिमाग में आना स्टार्ट होगा ना, तो आप एक तरीके से सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर लालच नहीं, आप पैसा को ग्रो करना चाह रहे हो। तो 10,000 लगाओ, 1,000 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया डेली का कमाओ। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, अगर आप डेली 1000 रुपीज भी कमा रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि 1000 आप डेली कमा रहे हो, एक महीने में 22 दिन या 21 दिन ट्रेडिंग होता है, ठीक है, अगर हॉलीडेज नहीं हुआ तो 22 दिन ट्रेडिंग होगा आपका डेली, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होगा। तो अगर आप डेली का 1,000 रुपये भी कमा रहे हो, और अगर आप 22 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लेते हैं कि 22 दिन में आपका 2 दिन एसएल हिट हो गया, दो ही, और 20 दिन आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसके हिसाब से आप 20,000 रुपया मंथली कमा रहे हो, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कहीं जॉब करोगे ना, तो आपको पता हो कि वहाँ एवरेज सैलरी 15,000, 16,000, 17,000 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो आप 20,000 ऐसे ही कमा रहे हो। तो आपको क्या करना है, लेकिन आपके अंदर लालच क्या है कि यार एक ही दिन में मुझे 20,000 कमाना। अब अगर आप क्या कर रहे हो, आज 10,000 रुपया लगा रहे हो, आप ये सोचोगे यार 10,000 से डबल हो जाए, डायरेक्ट 10,000 एक ही दिन में, तो आप क्या कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। आप यहाँ पे एक तरीके से सट्टा समझ के आ रहे हो कि यार 10,000 लगाओ, 10,000 कमा लो। ऐसे नहीं होगा, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर रिस्क मैनेज नहीं होगा तो फिर ट्रेडिंग भी नहीं होगा। कितना पैसा देना है मार्केट को, ये आप डिसाइड करोगे, मार्केट को कितना पैसा देना है ये मार्केट डिसाइड करेगा, तो वो मार्केट पे छोड़ दो, लेकिन आपके डिसीजन में जो है आप उसको कम से कम समझो, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू गेट इन द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। सबसे पहला, ब्रिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड टू द मार्केट्स एवरी डे। हमेशा ये सोचो कि मार्केट जो चल रहा है वो मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को पता है क्या होने वाला है, वो भी मुझे पता है। आपके साइड मार्केट आता है नहीं आता है वो अलग मैटर है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होना चाहिए कि जो चीज मैं सोच रहा हूँ यार वो सही हो, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि यार ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, लेकिन आपके दिमाग में यार ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि मैं मार्क किया हुआ तो अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो अगर हो भी जाएगा तो भी आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा तो आप पहले से तो डिसाइड किए कि नहीं होगा। तो आपको हमेशा पहले क्या करना है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आना है, ईओ को हमेशा साइड में रखना है। अगर आपका ऐसे हिट हो गया, मार्केट से हट जाओ, नहीं ट्रेड करो उस दिन, एग्री करो उस चीज को कि हाँ मैंने गलत ट्रेड लिया इसलिए मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि आप गलत ट्रेड में एंट्री किया हो, वो चीज आपको पता चल जाएगा। अगर एसएल ही हिट नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ट्रेड में गलती क्या हुआ, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट कमाया। और अगर एसएल हिट होता है तो वहां पे आपको समझना है कि आखिर एसएल मेरा क्यों हिट हुआ। डू नॉट ट्रेड सेक ऑफ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग को मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, एक बहुत बड़ी चीज समझते हैं, उसके लिए वो बिना सीखे समझे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली में समझते नहीं है कि आखिर ट्रेडिंग है क्या चीज। तो सबसे पहले क्या करो, सीखो, दूसरे लोगों को देख के ट्रेडिंग नहीं करना है, डिसअपॉइंटेड कभी नहीं होना। ऐसे हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है ये हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग ये साइकोलॉजी समझ चुके हैं, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या टर्म्स है, कैसे समझना है, किस चीज से बचना है, और इसको क्या करना है आपको धीरे धीरे होगा। आप इसको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपने लाइफ में लाते हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा। टेक्निकल एनालिसिस समझा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक चार्ट,
चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारा टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो। अभी हम लोग 10-15 मिनट डाउट सेशन करते हैं, जो भी डाउट समस्या पूछो, मैं बताता हूँ। सर ये सर एक डिमांड जोन और सेल जोन, इसको किसको कहते हैं, ये डिमांड जोन और सेल जोन? देखो डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन का मतलब डिमांड से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो। ये चीज मैं आपको फर्स्ट क्लास में समझा दिया था कि डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ मैं पहले समझाने से पहले। ये हमारा एक तरीके से जोन है। अब ये जो जोन है ना, ये हमारा है डिमांड जोन। डिमांड जोन हमेशा सपोर्ट पे होता है, सप्लाई जोन जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के पास होता है। डिमांड जोन में क्या होता है कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर आता है तो यहाँ बायर लोग बैठे होते हैं कि अगर मार्केट इस एरिया में आएगा, मतलब इस एरिया में कहीं पे भी आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, खरीदना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बायर यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, बायर यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, या बायर यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, बायर इस जगह पे नहीं बैठे होते खरीदने के लिए। बायर इस लाइन के आसपास यहाँ पे एक जोन बनता है, उस जोन पे वहां पे वेट करते हैं। अब कोई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल खरीदेंगे, कोई लोग यहाँ पे कॉल खरीदेंगे, कोई लोग यहाँ पे कॉल खरीदेंगे। इस जोन मतलब इसको अगर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो अब इस जोन में जैसे ही प्राइस आएगा, तो ये तो पहले से सपोर्ट जोन है, अब यहाँ पे एक तरीके से जोन बन गया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, ऊपर का पोजीशन लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट से मार्केट हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड एरिया, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होता है और ज्यादा लोग खरीदने स्टार्ट करते हैं। इसका ठीक अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया क्या होता है कि मार्केट जैसे ही इस रेंज में जाता है ना, तो यहाँ से लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। सेल करना मतलब अब सेलर यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं, सेलर यहाँ पे नहीं होते हैं, सेलर यहाँ पे नहीं होते हैं। सेलर क्या होगा, इस मेन सेलर जो होगा वो इस जगह पे होगा। जैसे ही प्राइस इस रेंज के आसपास आएगा वो बेचना स्टार्ट करेंगे और प्राइस यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप होगा। हमेशा प्राइस इसके पास आएगा तो ड्रॉप हुआ, देखो यहाँ से आया नीचे, यहाँ से आया नीचे, फिर वापस से प्राइस इस रेंज में आया, यहाँ से आया नीचे। तो ये हमारा होता है सेलर एरिया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। और ये जो हमारा होता है ये बायर एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होता है, ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। और ये सप्लाई होता है जो सेलर का एरिया होता है, यहाँ से सेल होना स्टार्ट होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। समझ में आया आपको? यस सर। और कोई डाउट कि नहीं लोगों को? क्योंकि देखो यार ग्रुप में सब लोग डाउट पूछते हैं, लेकिन जब मैं लाइव सेशन करता हूँ इसमें डाउट पूछता हूँ तो कोई डाउट ही नहीं पूछता अपना। सर ऑप्शन चैन के बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या उसको ऑप्शन चैन देखकर। सीखो ही नहीं, आपको ऑप्शन चैन देखना ही नहीं है। ऑप्शन चैन का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता है कि लोग ऑप्शन चैन देख के ट्रेड क्यों करते। कभी ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे अगर ऑप्शन, आप हमेशा ट्रेड आपका छूटेगा। सिंपल प्राइस एक्शन को ओके फॉलो सर। करना है, कोई ऑप्शन चैन को नहीं फॉलो करना। ऑप्शन चैन को देखना ही नहीं है, कभी जुबान पे भी मत सही लाना बात, कि आप सही बोल रहे हो। ऑप्शन चैन को ट्रेड करना है। हाँ वो ठीक है, सही बोल रहे हो आप सर, ऑप्शन चेन से बहुत कंफ्यूज होता है किधर लेना है किधर नहीं लेना है। हाँ आपका ट्रेड बना बना ट्रेड आप छोड़ दोगे अगर ऑप्शन चैन को देखकर ट्रेड करोगे तो। क्योंकि ऑप्शन चैन का डेटा जो होता है ना, वहाँ पे वो हर 5 मिनट पे चेंज होता रहता है, और कब ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा और आपका ट्रेड छूट जाएगा या फिर आप गलत ट्रेड में फंस जाओगे। तो ऑप्शन चैन को आपको देखना ही नहीं है, आपको सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट देखा हूँ, वो इतना सारा इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं। क्या जरूरत है इंडिकेटर यूज करने का, कोई इंडिकेटर नहीं यूज करना है। सिंपल प्राइस एक्शन, यहाँ तक कि वॉल्यूम इंडिकेटर भी आप लोगों को नहीं यूज करना है। ओके सर। और कोई डाउट? सर हाँ पूछिए। सर ऑप्शन को सेल करने में थीटा का क्या रोल है, जैसे टाइम डिके का क्या रोल है उसमें? देखिए ऑप्शन को सेल करना है, उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या होगा कि आपका अगर प्रीमियम, देखिए ऑप्शन सेल और ऑप्शन बायर का थोड़ा सा समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मानते हैं कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। साइडवेज क्यों होता है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होगा तो जो प्रीमियम का वैल्यू होता है टाइम के अकॉर्डिंग और उसका वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है कि मान लेते हैं कि वहां पे वो, जैसे कि मान लेते हैं 42,078 चलता है, 42,000 का वो प्रीमियम खरीदा है। अब 42,000 का कॉल 42,000 कॉल को बेच दिया है। कॉल बेचना मतलब मार्केट को नीचे जाना होता है, और अगर आप पुट को बेच रहे हो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल बेचे इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब 42,000 का जो 42,100 मान लेते हैं या फिर 42,000 का ही मान लेते हैं, 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल का अगर कोई सेलर बेच दिया है, इसका मतलब होता है कि वो ये जानता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। और अगर वहां पे क्या होता है कि मार्केट नीचे नहीं जाता है,
मार्केट वहां पे साइडवेज हो जाता है, उसको फिर भी प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे की तरफ चला जाता है फिर भी उसको प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेलर होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, वो हमेशा प्रीमियम कैच करते हैं, मतलब प्रीमियम खाते हैं। उनको जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा ना, उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 42,000 का है, 100 रुपया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, कॉल को वो बेच चुके हैं। अब यहाँ पे प्रीमियम का वैल्यू जितना ज्यादा घटेगा ना, उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम का वैल्यू अगर नहीं घटेगा, 100 रुपया, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा ना ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, तो प्रीमियम का वैल्यू तो अपने आप घटेगा ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू कम हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी टाइम वैल्यू कम होता चला जाएगा, तो उसका प्रीमियम का प्राइस अपने आप कम होगा। और जैसे ही प्रीमियम का प्राइस कम होगा, उनको वैसा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर करते हो तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, कम से कम 1,20,000 25,000 आप एक लॉट को बेच पाओगे, तो मार्जिन ज्यादा लगता है। बट वहां पे क्या होता है कि लॉसेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट साइड भी हो जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप पुट को बेचे होगे तो। और अगर कॉल को बेचे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट साइड हो जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वन साइडेड में वो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर आपको लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज टू बुलिश भी रहेगा ना, फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, टाइम का वैल्यू भी कम हो जाता है, तो प्रीमियम का प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी, अगर साइडवेज हो जाएगा तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा। ये होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर हमेशा ये सोचता है कि वो 10,000 लगा के 500 रुपए कमाएगा, और ऑप्शन बायर जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं 10,000 लगाकर 5,000 प्रॉफिट करूंगा। इसलिए ऑप्शन सेलर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, क्योंकि वो हमेशा पैसा ग्रो करने के लिए आते हैं, ना कि लालच करके ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर ठीक, यस सर ठीक है। ओके, और कोई डाउट? किन्हीं लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछो यार प्लीज, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या फिर ऐसे ही वॉइस में भी पता पूछ सकते हो। किन्हीं को कोई भी डाउट? सर ये कितने कैटेगरीज के लोग ट्रेडिंग करते हैं सर, बैंक निफ्टी निफ्टी में, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं सर, LIC के ऐसे कहते हैं ना सर सेक्टर। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए पूछ रहे हो? हाँ जी, आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना फंड होना चाहिए इंडेक्स में? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल भी ट्रेडर सर थे ना सर, ऐसा रिटेलर्स हाँ, दो तरीके के ऐसे ट्रेडर रहते हैं ना होते हैं, सर। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं और एक होते हैं रिटेल ट्रेडर। हम लोग जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं, रिटेल ट्रेडर में आते हैं। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं जो बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, मतलब करोड़ों में, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो वो लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, जैसे कि दो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, एक होते हैं FII और दूसरा होता है DII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ये लोग बड़े अमाउंट के साथ आते हैं मार्केट में और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वही चीज में बोलते हैं जो फॉल्स ब्रेकडाउन होता है वो क्यों होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। पहले अपना पोजीशन पुट का खरीदेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, सारे रिटेलर को ये करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, पुट का ऑर्डर लेंगे, देन मार्केट कंटिन्यूसली, फिर जैसे ही मार्केट सब ज्यादा ऑर्डर लग जाएगा फिर वो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि FII और DII की तरह कैसे सोचें, ये मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा किसी एक लेक्चर में, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको मैं समझाऊंगा ये चीज जरूर, आप मुझे याद जरूर दिलाना। आपका नाम मिस्टर अब्दुल आरिफ? यस यस सर। हाँ, आप मुझे प्लीज ये चीज कंफर्म किसी दिन, मतलब जब हमारा ये सेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करूंगा। उसमें ये समझाऊंगा कि आप फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, मतलब कोई भी बड़े अमाउंट में जब पैसा लगता है तो आप उसको कैसे कैच करो और कैसे समझो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट लोग क्या किया है, एंट्री किया है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी बस इतना दिमाग में ये रखना है कि ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, ये जितने भी चीज होते हैं ना, ये सारे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि लोग नीचे का ऑर्डर लें, जो नए लोग हैं अपना पैसा लगाएं, देन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है और ऐसे हिट होता है। अगर जो नए लोग होते हैं ना, उन लोगों का ऐसे इतना क्यों हिट होता है, क्योंकि एक ही कैंडल को देखे मार्केट नीचे गया, वो नीचे का ऑर्डर ले लेते हैं, और इंस्टीट्यूशनल वाले को तो पता है ऑलरेडी कि लोग कहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, उस हिसाब से उनका एंट्री करवाते हैं और उस हिसाब से वो एसएल हिट करवाते हैं। और इंस्टीट्यूशनल वाले को जितना ज्यादा एसएल हिट होगा ना, जितना ज्यादा ऑर्डर लगेगा, उतना ज्यादा उन लोगों को प्रॉफिट होगा।
हाँ सर, मतलब वो ट्रैप करवाते सर, ये करेक्ट है ना सर? जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा समझाता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आया, पहला कैंडल से बेयरिश साइन दे दिया, पहला ही कैंडल मार्केट में ये समझा दिया इंस्टीट्यूशन वाला कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। दूसरा कैंडल पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट सबका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दिया, दूसरा कैंडल भी पूरा बेयरिश साइन। अब लोगों को ये समझ में आया कि यार मार्केट बेयरिश होने वाला आज, सारे लोग क्या करेंगे, जल्दी 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 पुट का ऑर्डर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो दो कैंडल छोटा छोटा बना है, मतलब इस दोनों कैंडल से कंपेयर करोगे तो छोटा कैंडल। अब यहाँ पे भी सबको लगेगा यार मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब वो लोग क्या करेंगे, सारा लोग यहाँ पे पुट का ऑर्डर खरीदेंगे, और जैसे ही सारा बहुत जितना ऑर्डर इंस्टीट्यूशन वाले को चाहिए था उतना ऑर्डर अगर उन लोगों को मिल गया, उतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे ही मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे रिटेलर लोग क्या किए, नीचे का ट्रेड लिया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पता है कि यार ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ से क्या करेगा, ये चीज तो सबको पता नहीं है, वापस से अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाएगा, सारा एसएल जहां यहाँ का एसएल यहाँ का एसएल सब हिट करा देगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन वाला सोचता है, ये जो ऊपर की तरफ विक जाता है ये सारा एसएल हिट कराने का विक होता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग ऊपर का ऑर्डर लिए होंगे, यहाँ से नीचे है, अब यहाँ पे जितने भी लोग नीचे ऊपर का ऑर्डर लिए होंगे, सॉरी नीचे का ऑर्डर लेंगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, तो पहले क्या करेगा, वो इसके ऊपर कैसे लगाएंगे या फिर इसके ऊपर कैसे लगाएंगे। लेकिन अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो ये इतना ऊपर जाके सबका एसएल हिट करके आया है। तो ये चीज आप लोगों को कैसे समझना है वो चीज मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा। थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये चीज मुझे पता है। बट इसके लिए पूरा एक क्लास लगेगा, कम से कम 1 घंटा फिर समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रेड करना चाहते हो तो इसका भी एक लॉजिक है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोगों को चोच यूज करना पड़ता है, एमबी मिनी, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, उतना आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है, इसलिए मैं उसके बारे में पढ़ाता हूँ। सर हाँ जी। सर जो स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो जिस प्राइस पे अपन सेल बेचना चाहे वो बिक जाता है क्या, बिल्कुल कि बिक जाता पेंडिंग है। जाता है उधर? हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि आप किसी स्ट्राइक प्राइस का ऑर्डर लगाए हो और उस स्ट्राइक प्राइस पे कोई खरीदने वाला नहीं है तो ऑर्डर पेंडिंग जाएगा। आप कभी एक चीज करना, क्या करना है कि मार्केट जैसे ही खुलता है ना 9:15 पे, 9:15 पे ही कोई ऑर्डर लगाना, ठीक है, और ऐसा ऑर्डर लगाना जिसको कोई खरीदने वाला ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे ही ऑर्डर लगाओगे ना मार्केट प्राइस पे, वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप लगा के चेक करना है इसको। आप जैसे ही मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगा देंगे वो मार्केट तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में मतलब स्टार्टिंग में मतलब एग्जैक्टली 9:15 में जैसे ही ऑर्डर लगाए उस वक्त खरीदने वाले कम होते हैं, और आप क्या करे हो मार्केट में अपना ऑर्डर लगाया तो उसको खरीदने ही वाला नहीं है, तो वो जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वेट, आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, जिसे उसको कोई खरीदने वाला आएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब मार्केट थोड़ा बीतता है, टाइम 10 बजेगा, 10:30 11 बजे, फिर आप ऑर्डर खरीदोगे ना, तो आप जैसे ही मार्केट प्राइस क्लिक करोगे मार्केट में तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, क्योंकि वहां पे खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही खरीद रहे हो, मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 42,000 पे चल रहा है, सपोज मान लेते हैं, और जैसे ही मार्केट खुला ना तो आप क्या करो ना 45,000 का एक प्रीमियम का ऑर्डर लगाओ, वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप देखना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होगा उसके बाद अगर आप उस वक्त मार्केट में तुरंत ऑर्डर खरीद लो, वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बल्क में लोग रहते हैं, ऑलरेडी सब लोग आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वो लोग खरीद लेते हैं। यही डिफरेंस होता है, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, और किन्हीं लोगों को डाउट, जितना डाउट है प्लीज पूछ लो। ग्रुप में बहुत सारे लोग बता रहे थे उन लोगों को डाउट है, मैं मैसेज तो अच्छे से पूरा रीड भी नहीं कर पाता हूँ, इतने मैसेज रहते हैं। तो ऐसा लाइव क्लास फिर से होएगा? लाइव क्लास जैसे भी ले रहे ऐसे फिर से वापस रिपीट होएगा क्या? इसका रिकॉर्डिंग मतलब कल की बात कर रहे हो आप? नहीं, जैसे भी आपने जितने से सिखा रहे हो ना, हम्म, ऐसा वापस स्टार्ट होगा क्या फिर से, ऐसा पूछ रहा हूँ। देखो ये मैं अब रिपीट तब करूंगा जब ग्रुप में कम से कम और नए लोग जुड़ जाएं, मतलब एग्जांपल अगर बोले तो 1-2 वीडियो में और बना दूंगा जिसमें फिर जो नए लोग आए, अगर मान लेते हैं कि 100-110 लोग फिर से वापस इसमें ज्वाइन करते हैं, अभी तो 41 या 42 लोग हैं, अगर 40-50 लोग और नए आ जाते हैं दिन में फिर से ये लाइव सेशन बेसिक्स एकदम शुरू से स्टार्ट करूंगा। सर फिर हमें भी बताना जरा। आप सर लोग एक ग्रुप में ही रहोगे ना? आज का जो चार्ट है उस पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करना है सर, ओके बैंक निफ्टी का। ओके स्टार्ट करते हैं, आज के चार्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
इसको क्या करता हूँ, डिलीट सर कर इसमें देता हूँ। एक तो ये बताइए सर कि आज कौन कौन सा पैटर्न इसमें परफेक्ट जो एक दो ग्रुप में मैंने फोटोज भेजी थी, तो ये कौन सा पैटर्न बना है सर? क्या हम इसको हेड एंड शोल्डर्स मान सकते हैं, या जैसे एक सर ने बताया था कि ये राउंडेड टॉप बना है जैसे, तो क्या मतलब इसको क्या कंसीडर किया जाए सर? जैसे कि आप अगर मैं ध्यान से अगर इसको देखूं तो आप इस पैटर्न की बात कर रहे हो, इसको आपने बोला होगा शोल्डर। हाँ, हेड बोल रहा था। वेट, राउंडिंग टॉप जो होगा ना, वो राउंडिंग टॉप ये होगा। राउंडिंग टॉप का मतलब होता है कि जैसे कि ये पहला हाई बनाया, ये दूसरा हाई बनाया, ये बीच में, तो एक तरीके से ये अपना हाई बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग टॉप। मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जो है ना ऐसा करके नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग टॉप, नीचे आता है, ये बेरिश होता है। एक होता है राउंडिंग बॉटम जो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, जो फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम होता है। और अगर आप चार्ट पैटर्न की, अगर ट्रेडिंग की बात, अगर ट्रेड की बात करोगे, जो हम लोगों को आज परफेक्ट ट्रेड मिला उसके बारे में अगर हम लोग एक बार बात करें, तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है। एक ट्रेड हम जी लोगों का सर। यहाँ पे बना है, देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बना है। किनका माइक ये है ऑन है? कुलविंदर जी आपका ही ऑन है क्या? आप थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए बस। नरेश चौधरी, मिस्टर नरेश, हाँ, मैं आपको एक पहला ट्रेड समझा देता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। ये हमारा था रेजिस्टेंस लाइन, पहला रेजिस्टेंस का इतना स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक मूव आया, इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। रेड कैंडल आया, इसको हम लोग ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। ये दोनों कैंडल फॉल्स गया, इसमें हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब इस कैंडल को देखना है, ये ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, ये इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस का परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट होता है और ऊपर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। तो आपका पहला ट्रेड यहाँ पे बनता है। उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, या इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने आएगा फिर एंट्री करो। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ नहीं, आपका यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनता है। मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर गया आप वो देख सकते हो, 131 पॉइंट। लेकिन कितने कैंडल में गया ये देखना है, एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल। 15 मिनट में 130 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला। अगर यहाँ पे आप इन द मनी का 100 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हो और 130 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ेगा। तो ये आपका पहला ट्रेड था जो आपने मिस कर दिया। आपने किया या नहीं किया ये तो मुझको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को आपको सीखना है। जी सर। दूसरा ट्रेड हमारा क्या बनता है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका वीक से ब्रेकआउट हुआ, इसको हम लोग ब्रेकडाउन परफेक्ट नहीं मानेंगे। ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आया है, बट इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो ये इसका फॉल्स ब्रेकआउट था, ये चीज आप लोगों को पहचानने में आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। आपका पहला ट्रेड ये बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, हम लोग सेटअप बनने का वेट करेंगे, देखेंगे कोई दूसरा ट्रेड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रेड आपको यहाँ पे बेरिश का और बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यस यस सर, यस सर। ये क्या है, ग्रीन कैंडल है, इसके बाद का एक छोटा सा जी। कैंडल, इसके बाद ये इसके बॉडी को 50% कवर है। तो कौन सा कैंडल स्टिक बना? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार यहाँ पे बनता है। आप इसके ठीक बाद यहाँ पे अगर देख सकते हैं, अगर छोटा सा कैंडल बना, आप यहाँ पे इसके बाद का कैंडल का वेट भी कर सकते हो, यानी तो आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले सकते हो इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया वो भी देखते हैं एक बारी। यहाँ से मार्केट नीचे आया 157 पॉइंट। चलो 157 पॉइंट तो कोई कवर नहीं करता, 100 पॉइंट कवर करता, 120 पॉइंट कवर करता है। तो आपका दूसरा ट्रेड यहीं पे बनता है। इवनिंग स्टार बना, अगर आपको कैंडल स्टिक्स, इवनिंग स्टार कहाँ बनना है ये भी समझना है। इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनना है और ये बेयरिश कैंडल होता है। और रेजिस्टेंस पे अगर जी हम सर। लोगों को बेयरिश साइन मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे अच्छा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा ट्रेड बनता है। दो कैंडल, दो से तीन कैंडल में मार्केट नीचे आया, आपको फिर से 150 पॉइंट मिल गया। आपको मैं एक चीज और समझाया था पहले कि आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। साइडवेज मार्केट कहाँ पे होने वाला है ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। मोमेंटम को ट्रेड करना है। मोमेंटम कब आएगा, जब हम लोगों को एक रेजिस्टेंस के पास कोई बेयरिश साइन मिल जाए या फिर सपोर्ट के पास कोई बुलिश साइन मिल जाए। वहां पे 100-150 पॉइंट का मोमेंटम तो यूं आ जाता है, दो से तीन कैंडल में आपके प्रीमियम का प्राइस तुरंत बढ़ेगा। तो आपका दूसरा जी ट्रेड यहाँ सर। पे बनता है।
अगर मैं अब तीसरी ट्रेड की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट हो गया साइडवेज, अब यहाँ पे सपोर्ट के पास नखरा कर रहा है, साइडवेज है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं मानूंगा इसको मैं बुलिश इनगल्फिंग, क्योंकि इसके बाद गैप अप हो गया है लेकिन मार्केट ऊपर गया है, तो क्या मैं इस पर ट्रेड करूंगा? अब मैं ये सोचूंगा यार बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं है बट मार्केट फिर भी ऊपर चला गया, मैं ट्रेड क्यों नहीं लिया? ये सोचना मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, अब दूसरा सेटअप बनेगा फिर मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको बुलिश कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद देखोगे तो गैप अप हो गया थोड़ा सा, मार्केट ऊपर गया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा जो रूल है, जो हमारा रेगुलेशन है, आपको उस पर अड़े रहना है और उसको फॉलो करना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो आपका पहला ट्रेड जी यहाँ सर। पे नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कोई बेयरिश साइन देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा एक, हाँ बिल्कुल आएगा, कौन सा है वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है ग्रीन कैंडल के बाद, नहीं सर। गैप अप नहीं हुआ, ध्यान से देखिए आप गैप अप हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है सर। हुआ है ना गैप अप, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, रेड कैंडल देख सकते हो आप खुद इसके ऊपर खुला है, इस लाइन के ऊपर खुला है, तो ये गैप अप ही खुला ना। जी और जी। इसका क्लोजिंग क्या हुआ, इसके नीचे है, मतलब इसको क्या किया, इनगल्फ किया, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनगल्फ बियरिश, इनगल्फिंग बेरिश। बियरिश इनगल्फिंग। पहले यहाँ पे देखे इवनिंग स्टार बन के नीचे आया, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो पहली बार रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका है, तो हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर अभी फिर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगर इसके पास आएगा तो वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, बेयरिश साइन मिला, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। या नहीं तो प्राइस अगर वापस इसको रिटेस्ट करने किया, जैसे इसको रिटेस्ट किया कंटिन्यूसली, फिर नीचे की तरफ आया, कितना पॉइंट नीचे आया वो भी देख लेते हैं। 130 पॉइंट, कितने कैंडल में, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, 20 मिनट के अंदर में 130 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपका टारगेट बस 80 से 90 पॉइंट का होना चाहिए। अब अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, आप यहाँ तक वेट करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्या होगा, प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम वो आपका कम होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मार्केट साइड पे हो जाएगा और वापस से देखो ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपके प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे जो था ना 1250 में, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 100 रुपए में खरीदा, मार्केट 100 पॉइंट नीचे है, आपके प्रीमियम का प्राइस 100 रुपया बढ़ गया, तो 200 रुपया हो गया, आपने यहाँ पे नहीं बेचा। अब मार्केट वापस से फिर ऊपर चला गया, आपने जितना पे खरीदा था 100 रुपया पे आ गया। अब इसको वापस से 200 रुपया आने के लिए ना इस जगह पे आएगा, तो ये 200 रुपया नहीं होगा, अब ये 200 रुपया तब होगा जब मार्केट कम से कम यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, टाइम का वैल्यू कम हो गया, जब जैसे जैसे टाइम का वैल्यू कम होता है तो प्रीमियम का प्राइस भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1250 था, तो ये एक्सपायरी से ज्यादा दूर था, तो यहाँ पे आपके प्रीमियम का प्राइस स्पीड में बढ़ा, लेकिन वापस से ऊपर गया, अब यहाँ से वापस से नीचे आया। अब अगर इसी के पास देखेंगे तो 1350, मतलब 1 घंटा के बाद, तो अब ये एक्सपायरी से 1 घंटा कम बचा टाइम, तो यहाँ पे आपके प्रीमियम का प्राइस कम हो जाएगा थोड़ा सा, 10 पॉइंट 15 पॉइंट। अब इसको 200 होने के लिए इस जगह पे आना पड़ेगा। तो इसलिए बताऊं, आपको जी जो सर। मोमेंटम मिला उस मोमेंटम को ट्रेड कर लेना है, बाकी अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है, फिर आपको अगर कोई दूसरा जी सेटअप मिलता है तब आप ट्रेड करोगे। जी सर। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोगों को बेयरिश साइन की बात करें तो यहाँ पे एक और बेयरिश साइन है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का शूटिंग इस तरह बना, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग थी, आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ नहीं आया है, क्योंकि देखोगे तो 2 कैंडल ऊपर की तरफ चला गया, तो आप लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनना है। यहाँ पे आप लोगों का ट्रेड में एंट्री बनता है, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लो, यानी तो भाई सबसे हाई पॉइंट ये है तो आप इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा लो, या रेजिस्टेंस के ऊपर का असर लगा लो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। अब अगर आप इसको बोलोगे बियर इनगल्फिंग, तो ये बियर इनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट ग्रीन कैंडल के बाद क्या हो गया, गैप डाउन हो गया। अब इनगल्फिंग तभी होगा जब इसके ऊपर खुल के इसको इनगल्फ करेगा, रूल के अकॉर्डिंग जो मैं फॉलो करते हुए आ रहा, मेरे जी अकॉर्डिंग ये बियर इनगल्फ नहीं है, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इस पे ही ट्रेड कर लूंगा, इस ग्रीन कैंडल पे, और इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बट जब मेरे को यार स्टार्टिंग में ही 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं फिर इतना ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है, इतनी लालच भी तो नहीं करनी ना, मेरे को इतना पैसा लेके कहाँ जाना है। मैंने 3 ट्रेड कर लिया, पहला ट्रेड ये बना, दूसरा ट्रेड हमारा ये बन, सॉरी पहला ट्रेड तो हमारा इसके ब्रेकआउट पे बना, दूसरा ट्रेड हमारा ये इवनिंग स्टार पे बना,
तीसरा ट्रेड ये हमारा बियर इनगल्फिंग पे बना, सॉरी ये बियर इनगल्फिंग पे। तो 3 ट्रेड में अगर मैं 100 पॉइंट का भी कवर कर रहा तो 300 पॉइंट का ट्रेडिंग में आज किया हूँ, तो 300 पॉइंट मेरे लिए काफी है। ऐसे ही मेरा 20,000 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ज्यादा ट्रेडिंग करना ही नहीं है, 3 ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया, लैपटॉप बंद, बात खत्म। उसके बाद हम लोगों को ट्रेड नहीं करना। बट मैं आपको ट्रेड सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है लाइव मार्केट में। जी सर। अभी एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस से हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का कंसीडर कर सकते हैं कि अगर प्राइस इसके पास आता तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बन जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और कितना पॉइंट ऊपर गया, 3 कैंडल में 150 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल से साइडवेज फिर ऊपर की तरफ गया। तो आपका ये चौथा ट्रेड था दिन का। 4 ट्रेड एक दिन में मिला। अगर चारों ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मैं अभी कंसिडर ये करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेड करो। बहुत ज्यादा बिगिनर हो, स्टार्टिंग किया हो तो आप 3-4 ट्रेड कर लो, क्योंकि अभी आपको ज्यादा गलती करने का टाइम है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे ना, आप उतना ज्यादा सीखोगे। लेकिन अगर आप सीख जी चुके सर। हो तो आपको वहां पे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, बात खत्म है, आपका आज का कोटा फुल हो गया। आप कल आना मार्केट में, कल ज्यादा है, अब कल के हिसाब से फिर सोचना है कि कल क्या करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये भी बियर इनगल्फिंग है, बट बियर इनगल्फिंग के बाद कैंडल क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। और वैसे भी मार्केट का क्लोजिंग टाइम था, तो अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप हमारा बनता नहीं है। कल का हमारा क्या ट्रेड प्लान होगा, यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा आज के हिसाब से, यही हमारा सपोर्ट रहेगा। मार्केट इसके बीच में रहेगा तो ये क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। और बीच में अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको देखेंगे मार्केट में, हैमर बने या रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, और अगर शूटिंग स्टार बनता है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। आई होप सर आपको ये आज सब जो चीज ये एक समझ में चार्ट आया होगा। पैटर्न बन रहा है, इसमें एम पैटर्न क्या उसको मान सकते हैं? एम पैटर्न एम पैटर्न देखे तो कहाँ है एम पैटर्न, मेरे को तो एम पैटर्न दिख नहीं रहा कहीं पे। इसकी सर बात कर रहे यही हो जो, आप? हाँ जी। नहीं, ये एम पैटर्न नहीं होगा। एम पैटर्न ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन है। देखिए, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, वापस से ऊपर की तरफ गया। कम से कम मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, उसको आप छोटा सा एम पैटर्न कंसीडर कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसके पीछे भी रीजन ये है कि इसका जो नेक लाइन है, इसका नेक लाइन तो ये होगा हमारा, क्योंकि ये इस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इसको मैं एक बार मार्क करता हूँ। अब इस पे रीजन बताता हूँ कि इस पे मैं ट्रेड क्यों नहीं कर सकता हूँ। है ये एम पैटर्न, इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट ट्रेड नहीं कर पाऊंगा इस पे। क्यों, इसको समझना है। क्योंकि ये हमारा नेकलाइन है। हम लोगों का ट्रेड क्या है कि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। बट हम लोग अगर ध्यान से जी देखेंगे तो यार ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है, और नीचे ही सपोर्ट है। और यहाँ से ये कितना पॉइंट है, 137 पॉइंट। इसका मतलब होता है कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट को यहाँ से 137 पॉइंट नीचे की तरफ आना है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। अगर ये हमारा 100 सपोज मानते 139 पॉइंट है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद तो 139 पॉइंट मार्केट को नीचे आना चाहिए ना। अब जी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यार ये हमारा सपोर्ट है। अगर आप इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड भी ले लोगे तो नीचे तो हमारा सपोर्ट लाइन है। तो हमारा ज्यादा प्रायोरिटी हम लोगों को सपोर्ट पे देना है, ना कि चार्ट पैटर्न पे। अब जो लोग चार्ट पैटर्न को देख के यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना, उनका यहाँ तक मार्केट आएगा प्रॉफिट में, देन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि चार्ट पैटर्न फेल हो गया। बिल्कुल चार्ट पैटर्न फेल होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न इसलिए फेल होगा कि नीचे हमारा सपोर्ट लाइन है भाई। और जब सपोर्ट के पास मार्केट आता है तो भाई वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे तो आप चार्ट जी पैटर्न के सर। अकॉर्डिंग एंट्री कर लिया, बट नीचे भी तो देखो कि नीचे सपोर्ट है, उसके नीचे जाने का जगह ही नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि छत में आपको छेद दिख रहा है, आपको पता है कि नीचे हम लोग जा सकते हैं, बट छत के नीचे क्या हुआ, एक लेयर बना हुआ जहां से सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, मतलब आप वहां पे अटक जाओगे। उसी तरीके से ये चीज है, ये इसका छत है, नीचे ये दूसरा लेयर है। इसका ब्रेकडाउन होता तो मार्केट नीचे चला जाता, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया इसलिए ऊपर चला गया। बट यहाँ पे अगर इसका रेड कैंडल बनता उसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता तो नीचे की तरफ का हम लोग ट्रेड ले सकते थे। बट वैसा तो होगा नहीं। आप इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लोगे, ऐसा नीचे थोड़ा आएगा फिर वापस से जाके ऐसा हिट कर देगा। कितना पॉइंट नीचे आया, ज्यादा से ज्यादा 50-60 पॉइंट नीचे आया होगा, 60 पॉइंट एग्जैक्टली नीचे की तरफ आया। तो कोई फायदा है नहीं आपको यहाँ पे ट्रेड में। आपका एंट्री भी तो इसके ब्रेकडाउन के बाद बना ना, तो ये कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो आपका एंट्री ये बनता है जहां पे मेरा कर्सर है, और इसके हिसाब से मार्केट 40 पॉइंट नीचे आया है।
तो कोई फायदा है नहीं आपको यहाँ पे ट्रेड लेने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। आपका ट्रेड भी वहीं पे बनना चाहिए जहां से आसपास सपोर्ट ना हो, अगर आप नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो। और अगर ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो देखो कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। जी सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो नया नया कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में भी आता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका डाउट क्लियर होगा। और कोई डाउट किन्हीं को? और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? नो सर, नो। Which one is good for index option or which one is good index option or stock option? क्या क्वेश्चन है? ललित पाटिल का क्वेश्चन है, which one is good index option और stock options? आप बिगनर हो मिस्टर ललित? आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो? बिगनर हो तो अभी आप क्या करो, पहले तो सीखो, और सीखने के बाद आप इंडेक्स में ट्रेड करो। इसका रीजन इसलिए है बता रहा हूँ कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे ना तो वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। आप वहां पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चीज सीख सकते हो। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि वहाँ एक्सपीरियंस लोग ही ट्रेड करते हैं, और वहां पे आपका जो पॉइंट मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है। वहां पे फंड मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा आपको स्टॉक में अगर आप ट्रेड करोगे तो, लेकिन इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो आपको फंड मार्जिन ज्यादा नहीं लगेगा। एज अ बिगिनर आप इंडेक्स में ट्रेड करो, और इंडेक्स में भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी में भी ज्यादा ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वहां भी आपका 50 का लॉट होता है। लेकिन अगर आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो 25 का लॉट, कम मार्जिन में आप बहुत ज्यादा चीज सीख सकते हो, ज्यादा ट्रेड ले लेकर। लेकिन निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेते तो वहां पे आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा और प्लस में लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 50 का लॉट होता है। तो ये चीज बता रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप अगर बिगिनर हो तो आप अभी इंडेक्स में ट्रेड करो, और इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, देन आप उसमें ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में। फिर आपको स्टॉक्स हलवा लगने लगेगा। ठीक है, अगर आप इंडेक्स में अच्छे तरीके से ट्रेड कर लगे तो उसके बाद। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? नो सर। ओके, तो आज का क्लास कितने देर का हो गया? 1 आवर 41 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट का क्लास हो गया। यार मैं आपको सिखाते सिखाते टाइम भी नहीं देखता हूँ कि आखिर कितना बीती है। लेकिन आप लोग बिना बोर हुए इतने देर तक वेट करके क्लास को देखे हो। काफी लोग तो निकल गए हैं, बट कोई बात नहीं है, जो सीरियस होते हैं वही लास्ट तक देखते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और क्लोज करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल आगे का हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।